गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है सभी लोगों को? आवाज आ रही है? नो, इकोनॉमी की क्लास नहीं है ये, ठीक है। मतलब ये अंतिम प्रहार में क्लास है। चलिए, तो आवाज सभी लोगों को आ रही है? कल किसी कारण से क्लास नहीं हो पाई थी, तबीयत बहुत ज्यादा सही नहीं है, तो आवाज की जो प्रबलता है वो उतनी बेहतरीन नजर नहीं आएगी। पर चूंकि हमारा काम पढ़ना है और देखना है कि कैसे चीजों को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि सबसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि कल टारगेट कितने कंप्लीट हुए आपके? टारगेट कितने कंप्लीट हुए? कल जो टारगेट आप लोगों को दिए थे, आपने कितने टारगेट कंप्लीट किए? याद करने की बात ही नहीं है। कल का पूरा हो गए? अरे वेरी गुड, शाबाश। ये किस में चली गई लिंक? सामर्थ्य में तो भेजी नहीं है। उद्यमिता हिंदी हो गए, इकोनॉमिक्स के दो तीन टारगेट रह गए। देखो, एक चीज दिमाग में बिठा लो कि तुम्हें फास्ट पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन फास्ट होगा तब जाके आप सोचो, शुरू के दो तीन टॉपिक को तुम लोग आसानी से कर लो और लास्ट के टॉपिक तो छूट ही जाने फिर। इकोनॉमिक्स का डेटा बहुत याद नहीं रखना है, मैं इकोनॉमिक्स के डेटा बताऊंगा क्या याद रखना है, ठीक है। तो इस चीज को दिमाग में बिठा लो आप लोग। अच्छा, इधर भेज दी टीम। सानिध्य एप्लीकेशन वाले में भेजना था यार। ठीक। चलिए, तो अंतिम प्रहार वाले इसमें रहें, बाकी लोगों को जाना है चले जाएं, ठीक है। डेटा इतना याद करना नहीं रहता मित्रों, इतना डेटा याद नहीं करना रहता, इतना ना एग्जाम में डेटा यूज होता है। हम आते हैं कैसे क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप में से कितने लोगों के टारगेट कंप्लीट हुए थे और कितने के नहीं हुए थे? हिंदी के टारगेट कंप्लीट हो गया है आपका, उद्यमिता का टारगेट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। पर इकोनॉमिक्स में आपको थोड़ा सा जंप करना पड़ेगा। अब रिवीजन करें कैसे, सबसे पहले उस पर आ जाते हैं, ठीक है। रिवीजन कैसे किया जाता है, सबसे पहले उस पर आ जाते हैं, फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिर एक काम करो, ये जो लिंक है वो इधर भी भेज दो, सामर्थ्य में भी भेज ही दो। सब लोग ही पढ़ लेंगे फिर। चलो, सबसे पहले क्वेश्चन है रिवीजन कैसे करें, यही ना? क्योंकि आप अगर ऐसे रिवीजन करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा तो फिर तो टारगेट कंप्लीट होंगे नहीं। तो देयर इज ए ट्रिक, रिवीजन की भी एक ट्रिक होती है। रिवीजन को कैसे करें? रिवीजन को करने के लिए हमें, देखो, पहली चीज तो आप लोग ये मान के चलें, जब आप लोग पढ़ रहे हैं कि आपका सब पढ़ा हुआ है। अगर आप ये सोच के पढ़ोगे कि आप पहली बार उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, आपको ज्यादा टाइम देना चाहिए, आपको कुछ याद नहीं है, तो फिर वो पूरा याद नहीं हो पाएगा, पूरा रिवाइज नहीं हो पाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट, क्या आप 100% चीजों को याद रख पाओगे? आंसर है नहीं। क्या 100% चीजें याद करके आप मेंस लिख पाओगे? आंसर है नहीं। क्या अगर आपने 100% पूरी चीजें याद कर भी ली, तो क्या आप पूरे क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे एग्जाम में? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन रट्टाफिकेशन से ज्यादा समझने का एग्जाम।
कि आपकी समझ कैसी है, आप कॉमन पॉइंटों को कैसे लिखते हैं, इस पे हम लोग आएंगे अभी। तो जब आपको 100% याद नहीं रखना है तो आपको उस टॉपिक के बारे में, अच्छा ये आपको कभी महसूस नहीं होगा, आप 50 मेंस एग्जामिनेशन दे लेना कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ये आपको कभी महसूस नहीं होगा। आपको ये कभी महसूस नहीं होगा कि आपको हर टॉपिक बहुत अच्छे से याद है। आपको ये महसूस कभी नहीं होगा कि आप कोई चीजों को लंबे समय तक याद रख पा रहे हैं। आप हमेशा ये बोलो सर भूल रहे हैं, सर डेटा, जो डेटा आप याद कर रहे हैं वो आपको लिखने का मौका ही नहीं मिलेगा अगले 5 साल तक। क्लियर है? तो ये जो चीजें हैं वो, अब रिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ दो मेमोरी होती है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो चीजें वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में शामिल हो जाए। ठीक है? तो अब ऐसी स्थिति में प्रॉब्लम्स क्या आती है रिवीजन करते वक्त? प्रॉब्लम आती है कि ये टाइम इशू, कि टाइम ज्यादा लग रहा है, टाइम ही नहीं है रिवीजन के लिए। दूसरा, नींद आती है। तीसरा, रिवीजन कैसे करें ये भी नहीं पता, तो ये बहुत दिक्कत आती है। ठीक है? तो अब रिवीजन करें कैसे, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप टॉपिक पढ़ें तो आपको ये समझ में आए कि रिवीजन करना कैसे, उसे सरलीकृत कैसे करें। तो मैं कहूंगा कि सबसे पहले जो काम है वो है फास्ट रीडिंग का। जब तक आप फास्ट रीडिंग नहीं करोगे, आप 4 घंटे में पढ़ने वाली चीजों को 6 से 7 घंटे में पढ़ोगे। क्लियर है? तो फास्ट रीडिंग कैसे करें? सबसे पहले कीवर्ड्स, आप केवल कीवर्ड्स को पढ़ें। जैसे एक टॉपिक था अभी, एक टॉपिक था, ठीक है? अब एक टॉपिक था, नीचे आते थोड़ा सा, ये टॉपिक था कौन कौन से, कृषि क्षेत्र का योगदान, प्रमुख फसलें, फसल पैटर्न के समक्ष चुनौतियां समस्या क्या है, घटती उत्पादकता समय चुनौतियां क्या है, किसान संकट के कारण क्या है, मौसम पर निर्भरता के कारण ये चुनौतियां, कृषि मूल्य नीति के समक्ष चुनौतियां क्या है, विपणन के समक्ष चुनौतियां क्या है, वित्त के समक्ष चुनौती क्या है। इन सारे प्रश्नों के जवाब एक जैसे हैं। अगर जब आप इन टॉपिक को कल कंप्लीट कर रहे होंगे तो केवल आपको ये याद रखना, घटती उत्पादकता को परिभाषित करिए, किसान संकट को परिभाषित करिए, मौसम पर निर्भरता को आपको केवल परिभाषा याद करनी थी। बाकी के जितने भी आयाम हैं, कारण, प्रभाव, उपाय और सरकार के प्रयास, ये सब कॉमन थे। सब कॉमन थे, सब एक जैसे थे। कृषि मूल्य नीति, विपणन, वित्त, इनकी केवल डेफिनेशन याद रखनी थी, लगभग बाकी सारी चीजें कॉमन थी, बहुत कॉमन थी, बहुत रट्टा फिक्शन वाली चीज नहीं थी। योजनाओं को कैसे कंप्लीट करना था? योजनाओं में आपको केवल डेट याद रखना है, डेट याद रखना है, उद्देश्य याद रखना है, बस। डेट, उद्देश्य और एक प्रावधान आपको याद रह जाए, इतने में आपको काम हो जाएगा, आसानी से काम हो जाएगा। कृषि स्टार्टअप के महत्व क्या है, कृषि प्रसंस्करण के महत्व क्या है, लाभ क्या है, इन सबके महत्व, लाभ, आवश्यकता, सबके महत्व, लाभ, आवश्यकता समान है, कैसे वो, उस पर हम लोग आएंगे। तो जब आप लोग सिलेबस को पढ़े तो देखें कि आपके लिए क्या कॉमन है, मतलब स्पेसिफिक आंसर नहीं लिखना है वहां पे। ठीक है? तो मैं रिवीजन का तरीका बता रहा था कि रिवीजन करना कैसे, तो सबसे पहले कीवर्ड्स, जो भी आप चीजें पढ़ रहे हैं उनकी कीवर्ड्स को पढ़ें। जैसे कृषि संबंधित चुनौतियां, किसी भी, तो क्या लिखेंगे? सीमांत कृषक होना, मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है, जोत का आकार कम होना, ठीक है, अच्छे बीज नहीं है, उर्वरक नहीं है, ठीक है, सिंचाई साधन नहीं है, कृषि यंत्र नहीं है, ऋणग्रस्तता है, उसके बाद भंडारण सुविधाएं नहीं है, विपणन सुविधाएं नहीं है, मतलब कोल्ड स्टोरेज हो गए, मार्केटिंग हो गए, ठीक है, एग्रीकल्चर मशीनरी हो गई है, उसके बाद मूल्य नहीं मिल पा रहा है, प्राकृतिक आपदा है, मानसून पे निर्भरता है। कितने की पॉइंट्स हो गए, केवल इन्हीं की पॉइंट्स को रिवाइज करना रहता है, आपको अंदर रिवाइज नहीं करना होता है, क्योंकि अंदर तो आप मन से लिख के आओगे ना, सीमांत कृषकों की संख्या अधिक है,
जिसके कारण अपेक्षित निवेश नहीं हो पाता, जिसके कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पा रही, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में वृद्धि नहीं हो पा रही। तो जब भी आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, या तो आपने हाईलाइट कर रखे होंगे या आपने वो शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे, आपको वहां पे कीवर्ड्स को रीड करना है। आप पूरा रीड करने जाएंगे तो टाइम लगेगा, इट विल टेक मच टाइम। आपको कीवर्ड्स को रिवाइज करना है। जो भी अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो मुख्य वर्ड्स और कीवर्ड्स को आप हाईलाइट कर लें। मतलब सारी लाइन पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, जो पूरी लाइन लिखी होती है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको कीवर्ड्स पढ़ने की जरूरत है। मान के चलो एक एग्जांपल के तौर पे घटती उत्पादकता वाला टॉपिक आप पढ़ रहे हो, क्लियर है? तो घटती उत्पादकता वाला टॉपिक जब आप पढ़ रहे हो तो इसकी परिभाषा लिखी आपने यहाँ पे। यहाँ पे आपने स्थिति देखी, भारत की स्थिति क्या है। यहाँ पे आपने कारण लिखे, कारण यही प्लस प्लस करके वही जोत का आकार छोटा होना, अच्छे बीज नहीं, अच्छे उर्वरक नहीं, मृदा क्षरण होता जा रहा है, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग लगातार कर रहे हैं। तो ऐसे करके आपने यहाँ पे कम से कम 20-25 कारण लिख दिए। फिर उपाय लिखे आपने यहीं पे प्लस प्लस करके, प्लस प्लस, ठीक है। और यहीं पे आपने क्या किए, प्रयास लिख दिए। सरकार सरकार के प्रयास सब में सेम है। अगर आपने किसी क्षेत्र में प्रयास आपने पढ़ लिए, संस्था का नीतिगत और योजनागत, तो वो आपको सब जगह लिख के आना, अलग से याद नहीं करना है। और ये आपका टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये टॉपिक आप, और यहाँ पे एक बॉक्स बनाओ और यहाँ पे डेटा लिखो। कितने? मात्र 1 2 3 4 डेटा, इससे ज्यादा डेटा नहीं लिखना। कि मक्के में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कितनी थी, चीन में कितनी है, कैसे क्या हो रही, बिहार में कितनी, यूपी में कितनी है, बस। और ये पूरा घटती उत्पादकता वाला टॉपिक आपका इतने में रिवाइज हो जाना चाहिए, 10 मिनट में रिवाइज हो जाना चाहिए, ये अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो। दूसरा, जब रिवाइज करें, जब रिवाइज करें तो पेन और पेंसिल का यूज जरूर करें। होता क्या है कि जब आप लोग पढ़ रहे होते हैं तो जनरली ये होता है कि पढ़ते पढ़ते दिमाग कहीं और चला जाता है, कंसंट्रेशन शिफ्ट हो जाता है, फोन की तरफ चला जाता है। तो जब आप इस तरीके से पढ़ोगे ना कि घटती उत्पादकता से तात्पर्य ये है, तो इससे क्या आपका फोकस बना रहेगा, आपका माइंड और आपकी आंखें दोनों एक ही जगह रहेंगी। दिक्कत क्या होती है, जब आप लोग पढ़ रहे होते हैं, जब आप रिवीजन कर रहे होते हैं, तो आई प्लस हमारा ब्रेन, ये दोनों अलग अलग दिशा में चला जाता है। क्या ऐसा होता है आप लोगों के साथ? और जब ऐसा होता है तो टाइम बढ़ जाता है, टाइम चला जाता है। फर्स्ट टाइम में भी पूरी, यार मैं पहले ही बता रहा हूं, ये क्लास अंतिम प्रहार वालों के लिए है। आई रिपीट अगेन, ये क्लास अंतिम प्रहार वालों के लिए है, जिनको मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जिन्होंने 1 2 बार मेंस का सिलेबस पढ़ लिया है और वो रिवीजन कर रहे हैं। कृपया दूसरे बच्चे बिल्कुल क्वेश्चन ना करें कि सर पहली बार में पूरा पढ़े क्या, आधा पढ़े क्या, बिल्कुल ना पढ़े। आप इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करो और आगे बढ़ो, ठीक है? ये केवल उनके लिए है जो 1 2 बार पढ़ चुके हैं, जिनके शॉर्ट नोट्स बन चुके हैं और जिनका मेंस एग्जामिनेशन है 2 महीने बाद, 45 दिन बाद। क्लियर है? इतनी सी बात है। तो बाकी के लोग किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न ना करें, क्योंकि तुम्हारे लिए क्लासेस है ही नहीं है। ये तुम्हारे लिए क्लासेस है नहीं है। जिनका 1 और 2 बार रिवीजन हो चुका है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं। जो 1 2 बार पढ़ चुके हैं, हम उनके लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास समय कम है, उनका मेंस एग्जामिनेशन है। क्लियर है? पहली बार में भी पूरी रीडिंग ना करें क्या? तो यहाँ पे बात क्लियर है। तो जब आप पढ़ो तो आप इंश्योर करो, अपने दिमाग को इंडिकेशन देते रहो। कल जब आप पढ़ रहे होंगे तो बहुत सारे लोगों की टारगेट इसलिए कंप्लीट नहीं होगी। पेन और पेंसिल का क्यों यूज करना है? इसलिए यूज करना है ताकि आपका जो ब्रेन है और जो आपकी आई है, दोनों एक ही जगह पे रहें और आपका रिवीजन प्रॉपर होए, आपका रिवीजन प्रॉपर तरीके से हो और उसमें टाइम कम लगे, कंसंट्रेशन आपका बहुत ज्यादा हो, आप फोन दूर रख के रिवाइज करें, ठीक है? आपका फोकस बिल्कुल अच्छा रहे, तो आपके 30 मिनट से ज्यादा बच जाएंगे, ठीक है? ज्यादातर कोशिश करें हेडिंग हेडिंग पढ़ें, हेडिंग हेडिंग रिवाइज कर लें। अगर हेडिंग के अंदर कोई डेटा हो तो पढ़े, अदरवाइज ना पढ़े, क्योंकि मन से लिखा जा सकता है, मन से लिखा जा सकता है, ठीक है? तो ये चीज क्लियर है कि किस तरीके से आपको फास्ट रीडिंग करनी। एक चीज और, फास्ट रीडिंग करते वक्त एक लाइन से लेके दूसरी लाइन के बीच आप जंप करने में कितना टाइम कर रहे हो?
एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच जंप करने में आप कितना टाइम कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लाइन से दूसरी लाइन पर जाने में अगर टाइम कम यूज कर रहे हो तो आपका रिवीजन फास्ट होगा, आप ज्यादा सिलेबस कवर कर पाएंगे। एक लाइन से दूसरी लाइन पर जाने पे आप जंप करने में कम ज्यादा टाइम ले रहे हो तो आपका रिवीजन 5 घंटे के बजाय 6 घंटे में होगा, और जो 1 घंटा बढ़ रहा है ना, इसी में आपके टॉपिक छूट रहे हैं। जिन लोगों के टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाए हैं वो इसी कारण से। अब एक चीज और याद रखना, बहुत सारी चीजें आप पे पहले से याद होंगी, बहुत सारी चीजें आप पे पहले से याद है। तो जो चीजें पहले से याद है ना, उन पे ज्यादा टिकना नहीं है। यार ये पता है, ये पता है, इसके कारण पता है, प्रभाव पता है, योजना पता है। जैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना लगभग लगभग पता होगी, फरवरी 2019 में आई। ठीक है, सबको पता है भैया। ठीक है, तो कब आई, 6,000 रुपए दिए जाते हैं, 3 दिन की किस्त में दिए जाते हैं, सभी कृषकों को दिए जाते हैं, निवेश में वृद्धि करने के लिए दिए जाते हैं, पता है। तो जो चीजें पता है, जो चीजें याद है, उनको बहुत फास्ट रिवाइज करके आगे बढ़े। जो याद नहीं है उसको 2 बार रीड कर ले, जो याद नहीं उसे 2 बार रीड कर ले। किसका माइक कौन है? रोहित बघेल। ठीक। तो ये बातें क्लियर है कि जो फैक्ट आपको पहले से ही पता है, जो चीजें आपको पहले से अच्छे से याद है। अब एक चीज और, जो तुम पढ़ रहे हो, आपने अगर पिछला इकोनॉमिक्स का पेपर देखा हो तो आप एक चीज समझ में आई होगी, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आ रहा यार, जो चीज तुम रखने की कोशिश कर रहे हो। कृषि मूल्य नीति के समय चुनौतियां क्या, ऐसे प्रश्न पूछ ही नहीं रहे हैं वो। आपने इकोनॉमिक्स के प्रश्न देखे होंगे तो थोड़े से घुमा फिरा के भी प्रश्न पूछ रहे हैं ना वो, टफ प्रश्न पूछ रहे हैं ना वो, कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं, इस पे हम लोग आएंगे। तो ये बातें सभी को क्लियर है। आपको कुछ नहीं करना है, एक पेज बनाना है, 2 पेज बनाना है। यहाँ पे कृषि संबंधित डाटा, और कृषि संबंधित डाटा में केवल 10 पॉइंट होने चाहिए आपके, जो आर्थिक समीक्षा में है। 1 2 3 4 5। फिर मान के चलो कृषि मूल्य नीति, तो कोई डाटा है नहीं है, निरंक। फिर देखो भैया, उत्पादकता से संबंधित कोई डाटा है, तो 1 2 डाटा हो गए तो लिख दो। ठीक है, फिर कृषि स्टार्टअप से संबंधित कोई डाटा है क्या? कृषि स्टार्टअप से संबंधित डाटा है, हाँ भैया इतने कृषि स्टार्टअप थे, इतने स्टेब्लिश हुए, ये स्थिति है। फिर देख लो भैया, प्रसंस्करण से संबंधित कोई डाटा है क्या? है, तो 1 2 3। फिर देख लो किसी और से संबंधित डाटा, 1 2। तो इस तरीके से एक पेज में पूरा एग्रीकल्चर रिलेटेड डाटा आपका होना चाहिए, और उसे अब कहाँ कैसे यूज करना है वो हम लोग देख लेंगे। अलग अलग जगह डेटा याद मत करो। अगर एक पेज पे एक डेटा लिखा होगा, दूसरे पेज पे दूसरा डेटा लिखा होगा, तीसरे पेज पे तीसरा डेटा लिखा होगा, तो आपको कभी भी याद नहीं होगी और आप लगातार भूलोगे। तो हमें करना क्या है, एक पेज पे ही पूरे डेटा को लिख लेना है। ये बात क्लियर है सभी को? ये चीजें क्लियर है? चलिए, पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया की कितनी है सर? ये आप देखो ना, चेक करो, पढ़ा आप रहे हो ना, आपका एग्जाम है ना। व्हाट आर यू डूइंग हियर? आर्थिक समीक्षा नहीं पढ़ा तुमने? नहीं देखा? चलो अब आते हैं एक एक चीज पे। तो मैंने कल आप लोगों को बताया था, मैंने कल आपको एक चीज बताई थी। क्या चीज बताई थी? कि ये जितनी भी चीजें, अब जैसे भारत की अर्थव्यवस्था पे मैंने आप लोगों को बताया था, इसमें आप 50 विशेषताएं बता सकते हो, भारत की 50 विशेषताएं। विकसित भारत 2047, कृषि का क्षेत्रीय योगदान, उद्योग का, सेवा का, इन सबके योगदान क्या होंगे? कुछ तो कॉमन योगदान होते हैं, कोई भी सेक्टर हो उसके कुछ कॉमन योगदान होते हैं, कॉमन बातें होती हैं। जो चाहे वो कृषि हो, चाहे वो सेवा क्षेत्र हो, चाहे वो उद्योग क्षेत्र हो, इनके कॉमन योगदान क्या होंगे? पहला, उत्पादन में वृद्धि, प्रोडक्शन इंक्रीज करती है, करेंगे कि नहीं करेंगे? उत्पादन में वृद्धि होगी तो जीडीपी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो जीडीपी में वृद्धि। अब जब जीडीपी में वृद्धि होगी, ठीक है, उत्पादन में वृद्धि होगी, तो स्वाभाविक सी बात है, नेशनल इनकम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ये पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। जब उत्पादन में वृद्धि होगी तो उद्योग धंधे लगेंगे, उद्योग धंधे लगेंगे तो रोजगार सृजन होगा कि नहीं होगा?
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर रोजगार बढ़ेगा तो लोगों में गरीबी दूर होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल दूर होगी। शिक्षा और स्वास्थ्य की अच्छी स्थिति होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ठीक है, उत्पादन में वृद्धि का मतलब क्या है? इकोनॉमिकल ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। क्या हम आत्मनिर्भर भारत बनेंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे। क्या हमारे सतत विकास लक्ष्य पूरे होंगे? भुखमरी, गरीबी दूर करना, बिल्कुल पूरे होंगे। अगर सतत विकास लक्ष्य पूरे होंगे तो क्या भारत विकसित अर्थव्यवस्था 2047 के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। ये तो बहुत कॉमन बातें हो गई, मतलब जब हम किसी भी चीज का योगदान बताएं, खासकर किसी भी चीज का योगदान बताएं, ये तो बहुत कॉमन चीज हो गई। चाहे किसी क्षेत्र का योगदान पूछे, चाहे सेवा क्षेत्र का पूछे, चाहे औद्योगिक क्षेत्र का पूछे, ये योगदान, ये तो बहुत कॉमन पॉइंट होगा जो आंख बंद करके किसी में लिख सकते हो आप लोग। पर जब क्वेश्चन आएगा तो दो चार तो हमें उसके स्पेसिफिक भी याद होंगे। तो कितने पॉइंट हो गए? 6, 7, 8, 9, 10, और भी लिख सकते हैं, समावेशी विकास, असमानता को कम करना, निर्यात में वृद्धि। और निर्यात में मतलब एक्सपोर्ट में वृद्धि होगी तो क्या होगा? राजकोषीय घाटा कम होगा। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। कृषि, सेवा या औद्योगिक क्षेत्र का योगदान, ये तो मतलब मैंने ऐसे ही नॉर्मल बता दिया आपको, कम से कम 15 पॉइंट, कम से कम 15 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। कल कोई भी प्रश्न आपसे पूछे, हालांकि कृषि क्षेत्र का योगदान पूछेंगे तो थोड़ा स्पेसिफिक और हो जाएगा, खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित होगी, किसानों की आय सुनिश्चित होगी, तो वो अलग पॉइंट हो जाएंगे, वो तो अपन इसमें और स्पेसिफिक कर सकते हैं। तो इसका मतलब इकोनॉमिक्स जो है वो कॉन्सेप्ट का खेल है। और अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो आप कोई भी कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट का मतलब कॉमन नहीं होता, वो स्पेसिफिक ही होता है, पर हम दिमाग लगाते हैं कि उसका आंसर कैसे लिख सकते हैं, उसका आंसर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, उसको हम लोग और कैसे बेहतर बना सकते हैं, हम इस चीज का दिमाग लगाते हैं उसमें। क्लियर है? आयात पर निर्भरता कम होगी। ठीक है, तो आंसर राइटिंग पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब धीरे धीरे मैं बता रहा हूं कि कैसे सिलेबस को आसानी से रिवाइज किया जाता है और कैसे कवर किया जाता है, हम उस पे आ रहे हैं, एक ही चीज पे डिस्कस पे आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को, आज हम लोग जिस पे आए हैं, मैं आप लोगों को सबसे पहले वो चीज बता दूं जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले खाद्य, कृषि एवं खाद्य प्रबंधन आर्थिक समीक्षा 2024 से लेके 25, ये जो आर्थिक समीक्षा आपने पढ़ा होगा भारत का, भारत के साथ साथ मध्य प्रदेश का भी कर लेना तो चीजें बहुत आसानी से हो जाएंगी। इसमें कुछ चीजें लिखी हुई है, एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ क्या रही 2016 से लेकर 2022-23 तक, औसत वृद्धि दर 5% प्रति, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर ने 5% ग्रोथ रेट, मतलब अगर 100 उत्पादन था तो फिर 105 हुआ, 105 का 5% जो भी रहा हो, 110 पॉइंट जो भी रहेगा वो हुआ। तो हमने हर साल कम से कम 5% ग्रोथ रेट प्राप्त करी है, मतलब हमारा जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर सेक्टर में लगातार बढ़ रहा है। अच्छा इंट्रोडक्शन है ये, आप इंट्रोडक्शन में इस डेटा को यूज कर सकते हैं। कॉमन इंट्रोडक्शन क्या होंगे मैं आपको बताऊंगा। 2016 से लेके 17, 22 से लेके 23 औसत वृद्धि दर हो गई 5%। अब ये अभी 2024-25 में क्या अनुमानित लगाई हमने? 3.8%। मतलब पिछले 5 साल से हम लोग 5% ग्रोथ रेट, और अभी हमारा 3.8% ग्रोथ रेट हम लोग एक्सपेक्टेड है। कोविड के बाद कृषि सबसे लचीला स्थिर क्षेत्र, मतलब कोविड में भी कृषि ने अच्छी एग्रीकल्चर ग्रोथ हासिल की थी। जब सारे सेक्टर बर्बाद हो गए थे तो एग्रीकल्चर सेक्टर बना हुआ था, फ्लेक्सिबल और स्टेबल सेक्टर, इससे बेहतरीन कोई नहीं था एग्रीकल्चर से। अब ये इंट्रोडक्शन में आप यूज कर सकते हैं। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है,
जो ना केवल खाद्य सुरक्षा रोजगार सृजन उपलब्ध कराती है, बल्कि भारत के विकास में महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध होती है। ये क्षेत्र कोविड के बाद सबसे लचीला और स्थिर क्षेत्र बना हुआ है। इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं क्या लिखेंगे, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार। अब हमें कैसे वैल्यू एडिशन करना है, मैं उस पे आ रहा हूँ। क्या आप लोग 10-12 दिन क्लास लोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि एक साथ बहुत सारी चीजें मैं बता नहीं सकता, क्योंकि आंसर राइटिंग भी बतानी है, रिवीजन कैसे करना है ये भी बताना है। क्लियर है? तो कोविड के बाद अब देखो रिवीजन कैसे होता है, रिवीजन ऐसे ही होता है। कृषि क्षेत्र में वृद्धि 5% वार्षिक दर, 3.8% 2024-25, सबसे लचीला स्थिर क्षेत्र, खत्म। अब उसका जीडीपी में योगदान देखें तो कृषि में जीडीपी का योगदान 16% है। फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात करें तो जीडीपी में कृषि सेक्टर का योगदान 16% है, और 46% आबादी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर करती है। तो मतलब दो इंपोर्टेंस तो यहीं पे आ गए। पहला इंपोर्टेंस क्या आ गया कि जीडीपी में 16% का योगदान है, उस 46% आबादी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो ये दूसरा डाटा हो गया। ठीक है, तो 2016-17 से लेकर 2022-23 में 5% ग्रोथ रेट, फिर अभी 2024-25 में अनुमानित वृद्धि 3.8%, और कोविड के बाद सबसे लचीला और स्थिर क्षेत्र बना हुआ है। अब फसल प्रोडक्शन की बात करें तो खरीफ उत्पाद, अच्छा एक बात बता, ये ग्रोथ रेट क्यों बनी रही, ये ग्रोथ रेट क्यों बनी रही, क्यों हमें कम नहीं हुई ग्रोथ? इसका एक कारण है, मौसम की अनुकूलता। जो वेदर है उसकी कंडीशंस फेवर कर रही थी हमें, मौसम की अनुकूलता। अगर यही मौसम दाएं बाएं हो जाए, पानी इधर उधर हो जाए, तो हम ये ग्रोथ रेट कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारी डिपेंडेंसी मौसम पे बहुत ज्यादा है। इसलिए एक टॉपिक भी जुड़ा हुआ है आपके सिलेबस पे, मौसम पे निर्भरता, इसलिए जुड़ा हुआ है वो। ठीक है, वो इसलिए जुड़ा हुआ है, वो उसका कारण ही यही है। ठीक है, तो ये हो गया 2024-25 में अनुमानित वृद्धि 3.8%, सबसे लचीला और स्थिर। अब देखो खाद्यान्न खरीफ उत्पादन में हमने अच्छी खासी वृद्धि करी, अच्छी खासी 1647 लाख मीट्रिक टन। और ये वृद्धि हुई क्यों? आखिरकार इस वृद्धि के कारण क्या है? खरीफ उत्पादन में 2024-25 में हम लोगों ने अच्छी खासी वृद्धि करी, मतलब पिछले साल की तुलना में हमने 89.37 लाख मीट्रिक टन का हमने प्रोडक्शन ज्यादा किया। इसके कुछ कारण हैं। कारण, सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या? अनुकूल मौसम, जो मैंने आपको बताया। अगर मानसून इधर उधर हो जाता तो हमारी फसल खराब हो जाती। बेहतर बीज और उर्वरक, सरकार ने बहुत ज्यादा प्रयास करे, सरकारी योजनाओं ने बहुत अच्छा प्रयास किया कि किसानों तक, छोटे किसानों तक अच्छे बीज, सीड्स और फर्टिलाइजर्स अर्थात उर्वरक को पहुंचा सके। ठीक है, मॉनसून फेवर में था, सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स और सिंचाई का विस्तार हमने लगभग 55% एरिया तक कर दिया है। अब इसके अलावा कारण बहुत सारे हो सकते हैं। ये तो 3 कारण आर्थिक समीक्षा में लिखे हुए। फसल उत्पादन वृद्धि के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हो गया, कृषि हो गया, निवेश हो गया। निवेश कैसे बढ़ाओगे, उस पे आएंगे अपन लोग। ठीक है, तो ये फसल उत्पादन 1647 लाख मीट्रिक टन था, लगभग 89 मीट्रिक टन उत्पादन वृद्धि हुई, और अनुकूल मौसम, बेहतर उर्वरक और सिंचाई भी विस्तार, ये 3 बड़े कारण रहे। इसके अलावा बहुत सारे कारण आप लिख सकते हो जिसके कारण उत्पादन में वृद्धि हुई। कृषि निर्यात की बात करें, अब क्वेश्चन आ जाए कृषि निर्यात की स्थिति क्या है। तो 22-23 में $53 बिलियन, $53 बिलियन हमने कृषि निर्यात किया। ठीक है, और हमारी औसत वृद्धि दर 11.6% रही 2010 से लेकर 22 की। भारत में कुल कृषि निर्यात में कृषि की हिस्सेदारी, अगर हम लोग ₹100 का निर्यात कर रहे हैं तो उसमें कृषि का 12.41 है। अगर हम लोग ₹100 का निर्यात कर रहे हैं तो कृषि का 12.41 है। ठीक है, तो भारत में कृषि निर्यात में कृषि की कुल निर्यात में कृषि की हिस्सेदारी क्या है? $53 बिलियन जो है बेसिकली हमने वो किया है, टोटल वैल्यू है। और कृषि की हिस्सेदारी कितनी है? 12.41%। अब क्वेश्चन आएगा कृषि निर्यात से संबंधित, तो आपको ये डेटा डालना पड़ेगा। कृषि निर्यात से संबंधित डेटा है तो आपको ये डालना पड़ेगा। फसल उत्पादन से संबंधित कोई डेटा है तो ये आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, रोजगार या जीडीपी से संबंधित कोई डेटा है तो ये आना। अब किसानों क्या है, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर। किसानों क्या है, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर। ठीक है, तो पिछले दशक में हमारी जो आय बढ़ रही है, मतलब रामलाल क्या है, ₹100 थी
तो अगले साल 105.23 हो गई। और हमें किसानों की आय दुगनी करनी है। क्या करनी है? हमें दुगनी करनी है। हमें 100 से बढ़ा के 200 करनी है बेसिकली। ऐसा मोदी जी ने कहा है 2025 तक। पहले 22 तक था, अब 2025 तक हो गया। और जितने भी हम जतन कर रहे हैं, जितने भी जतन कर रहे हैं, जितने भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, वो किसानों की आय दुगना करने के लिए कर रहे हैं। अशोक दलवाई समिति है, इनकी सिफारिश एक बार जरूर रीड कर लेना। अशोक दलवाई समिति ने किसानों की आय दुगना करने के लिए सिफारिशें प्रदान की थी। ठीक है। तो ये याद रखिए कि हमारी किसानों की जो आय है वो बहुत धीमी गति से बढ़ रही है। एक 5.23% वृद्धि दर से बढ़ रही है। अब आप लोग बोलोगे कि सर बढ़ तो रही है अच्छी खासी, आपको लगता है 5.23 जो है, इंग्लिश वर्ड यूज करने क्यों है? कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, मुझे बताओ कि जो 5 दशमलव वृद्धि दर है वो ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है कि कम है? कम है। क्यों कम है? क्योंकि मुद्रास्फीति इतनी चल रही है। मुद्रास्फीति 6% चल रही है। ठीक है। मतलब महंगाई 6% वार्षिक दर के हिसाब से बढ़ रही है, और इनकम बढ़ रही है 5.23%। तो बराबर हो गया। जो चीज पहले 100 रुपए में आती थी, अब वही 106 में आ रही। इनकम बढ़ भी गई तो क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, बराबर की बराबर रह गई वो तो। चलो, अब समाधान क्या है? आर्थिक समीक्षा कहता है एमएसपी का विस्तार करो, डिजिटल मार्केटिंग करो, वैल्यू एडिशन करो। मूल्यवर्धन पढ़ा है आप लोगों ने? मूल्यवर्धन टॉपिक है आपके में। मूल्यवर्धन के लिए कृषि स्टार्टअप्स और प्रसंस्करण उद्योग, ये टॉपिक है। बिल्कुल होगा। क्या एमएसपी आपके में टॉपिक है? बिल्कुल होगा। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार एमएसपी का विस्तार किसानों की आय में वृद्धि का प्रमुख साधन सिद्ध हो सकता है। ये आपका इंट्रो होगा। कभी एमएसपी आ जाए 10 मार्कर में, तो क्या लिखोगे? आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य का विस्तार या न्यूनतम समर्थन मूल्य की पहुंच किसानों की आय वृद्धि का प्रमुख साधन होगा। यह किसानों की आय को दुगना करने में एक महत्वपूर्ण साधन सिद्ध होगा। ये इस तरीके से आपको अपने कंटेंट को इनहेंस करना है। इकोनॉमिक्स में आपने आर्थिक समीक्षा की बातें उठाई, अपने आंसर में चिपका दी। ठीक है। अब सरकार ने कौन कौन से प्रमुख कार्यक्रम चला रखे जो आर्थिक समीक्षा में दिए? एमएसपी, मतलब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएसपी से प्रश्न आने की संभावना पूरी पूरी है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मूल्य सुरक्षा। केसीसी मार्च 2024 तक 7.75 करोड़ कार्ड हमने बांट दिए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना आपको पता है, नाबार्ड द्वारा प्रत्यायोजित योजना 1998 में आई थी। वो 7.75 करोड़ कार्ड मार्च 2024 में उन्होंने बांट दिए। पीएम किसान योजना सिलेबस में दे रखी है, इंपॉर्टेंट है। एमएसपी सिलेबस में दे रखा है। 11 करोड़ किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट। कितने करोड़ किसानों को? 11 करोड़ किसानों को। अब क्या लिखोगे? आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार मार्च 2024 तक 7.75 करोड़ किसानों को केसीसी कार्ड वितरित किया गया। पीएम किसान में 11 करोड़ किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट दिया गया। पीएम फसल बीमा योजना इंपॉर्टेंट है। 40 करोड़ से अधिक किसानों को पंजीकृत किए गए आर्थिक समीक्षा के अनुसार। सिंचाई कवरेज, जो कि अब सिंचाई सुविधाओं का विस्तार कैसे किया हमने, ये देख लो। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार जो कि 49.3% था, अब लगभग लगभग 55% हो गया। अभी भी सिंचाई सुविधाओं का अभाव है। 45% एरिया में अभी भी सिंचाई सुविधाओं का अभाव है। परंतु जो उत्पादन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जो इनकम बढ़ रही है, जो एक्सपोर्ट बढ़ रहा है ना, वो क्यों बढ़ रहा है? वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हम धीरे धीरे सिंचाई सुविधाओं का विस्तार कर रहे हैं। अब सिंचाई सुविधाओं का विस्तार के लिए हम लोग क्या कर रहे होंगे? डैम बना रहे होंगे, नहर बना रहे होंगे, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना लेके आए होंगे, बलराम ताल योजना लेके आए होंगे। तो ये सीधे कनेक्टेड है इस तरीके से। तो सिंचाई कवरेज 49% से लेके अब तक हम लोग कितना लेके आ गए? लगभग 55% तक लेके आ गए।
7.75 करोड़ जो किसान क्रेडिट कार्ड थे 2024 तक, ठीक है, और 11 करोड़ बेनिफिट। अब उसके बाद देखिए, ये आर्थिक समीक्षा को मैं एक बार बता रहा हूं आप लोगों को कि आप लोग देख लो कि क्या लिखा हुआ है। मैं टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आप लोगों को वैल्यू एडिशन करना बता रहा हूं। अभी मैं आंसर राइटिंग पे नहीं आया, क्योंकि क्लास लिमिटेड होती है। इसी में आपको बताना है कि वैल्यू एडिशन कैसे करना है, इसी में आपको क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेटिंग बतानी है, इसी में आपको कॉमन पॉइंट बताना है, और इसी में आपको आंसर राइटिंग वगैरह सब बतानी है, और इसी में स्ट्रेटजी भी बतानी है कि कैसे रिवाइज करना है, कैसे फास्ट रिवाइज करना है, एक लाइन से दूसरी लाइन पे कैसे जंप करना है, कैसे कीवर्ड्स को रिवाइज करना है। आंसर में शॉर्ट फॉर्म यूज मत करो, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी प्रभु। बस आप लोग पीडीएफ से ज्यादा खुद के लिखने पे फोकस करोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। आप अपना पेन कॉपी उठा लें। मैंने एक चीज नोटिस करी, लोगों को पढ़ने से बिल्कुल मतलब नहीं है, पीडीएफ से बहुत ज्यादा मतलब है। मैं पीडीएफ दे दूंगा, पर आप लोग से निवेदन है कि आप लोग क्लास पे फोकस करें और देखें कि कहाँ क्या कनेक्ट करना है, कहाँ कैसे लिखना है, ठीक है। पीडीएफ मार्केट में बहुत अवेलेबल है, आर्थिक समीक्षा की पीडीएफ भी अवेलेबल है। क्या हम तब से पढ़ पाए? नहीं पढ़ पाए। ठीक है, आप लोग लिखिए। चलिए, तो ये चीजें क्लियर है। सिंचाई कवरेज हमारा बढ़ गया, लगभग 55% हो गया। अब ये डेटा को आपको यूज करना है आंसर में, ये डेटा को यूज करना है आंसर में, ठीक है। देखो, एमएसपी हो गया, मूल्य सुरक्षा, केसीसी हो गया, पीएम किसान हो गया, फसल बीमा योजना हो गया। अब इनको भी लिखना ही है। तो जब भी कोई योजना आए, जब भी कोई योजना आए, कोई भी स्कीम आपसे पूछे, उसको लिखने के तरीके क्या हैं? सबसे पहले इंट्रो लिख देना है कि ये केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जो भी, ये किसानों की आय दुगना करने के लिए, है ना। इंट्रोडक्शन लिख देना है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। फिर आपने बताना है कि उसका प्रारंभ कब हुआ, प्रारंभ आपने बताया। फिर आपने बताया मंत्रालय कौन सा है, ठीक है। फिर आपने बताया भैया कि लाभार्थी कौन है। फिर आपने बताया कि उद्देश्य क्या है। फिर आपने बताया प्रावधान क्या है। फिर आपने महत्व बताया। फिर आपने चुनौतियां बताई। वो इस तरीके से आपका जो कोई भी योजना, और कोई भी योजना में आपको क्या याद रखना है, केवल प्रारंभ, जैसे फरवरी 2019, 18, जो भी आप लिखे। मंत्रालय सभी का सेम होगा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय सभी का सेम होगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लाभार्थी कृषक ही होंगे, समस्त कृषक, सीमांत कृषक, छोटे लिख दो, ऐसे कृषक, सीमांत, लघु, क्लियर है। उद्देश्य देख लो, अगर एमएसपी है तो मूल्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, अगर केसीसी है तो संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना है तो निवेश में वृद्धि करना। एक प्रावधान। अब जब भी इतना सा आपने याद कर लिया 3 पॉइंट, मैं तो सभी में कॉमन लिखना है। क्या लिखोगे? कृषि क्षेत्र का विकास, सभी में लिखना है, क्योंकि जो योजनाएं चली जा रही है वो इसलिए चलाई जा रही है। कृषि क्षेत्र का विकास, कृषि उत्पादन में वृद्धि, कॉमन पॉइंट, कृषकों की आय में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि, ठीक है, आय में वृद्धि, कृषि से ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास या ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, ठीक है। उसके बाद सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति। अगर मान के चलो पीएम किसान योजना है तो निवेश में वृद्धि होगी, कृषि निवेश में वृद्धि होगी, ठीक है। तो वो 4-5 महत्व के कॉमन पॉइंट लिख लो, चुनौतियां लिख लो।
चुनौतियां क्या है? जागरूकता का अभाव, अवेयरनेस ही नहीं है लोगों में। चुनौतियां क्या होंगी? जागरूकता का अभाव, अवेयर, लिखते चलना ही है ना, जागरूकता का अभाव हो गया। उसके बाद नीतियों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन सही से ना होना। ठीक है। कृषकों में असाक्षरता, कृषकों में असाक्षरता, तो ये चुनौतियां हो गई। ठीक है। और निष्कर्ष करके लिख दो। तो मतलब कोई भी योजना आ जाए, आपको याद रखनी केवल तीन चीजें: शुरू कब हुई, शुरू कब हुई, उद्देश्य क्या था, और एक प्रमुख प्रावधान। तो जब आप रिवाइज कर रहे होंगे तो किसी भी योजना को पूरा पूरा याद नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। आप केवल तीन चीजें याद कर लें। पहली चीज कौन सी याद रखनी है आपको? आप केवल तीन चीजें याद कर लें किसी भी योजनाओं में। बाकी चीजें आप बढ़िया मस्त 7 मार्कर में आ जाए गलती से, तो भी आप लिखने में सक्षम हो जाओगे। तीन चीजें कौन कौन सी लिखनी है? पहला, कि वो कब आई थी, प्रारंभ उसका कब हुआ। दूसरा, उसका उद्देश्य क्या है। और तीसरा, उसका प्रावधान क्या है। बस ये तीन चीजें अगर आपको पता है तो दो कॉमन पॉइंट हो जाएंगे। एक तो इंट्रोडक्शन कॉमन होगा सभी का, केंद्र सरकार के द्वारा प्रत्याशित एक महत्वपूर्ण योजना है, इंट्रोडक्शन कॉमन होगा। लाभार्थी लगभग सभी में कॉमन होंगे, बेनिफिशियरी लगभग सभी में कॉमन होंगे, और साथ ही साथ मंत्रालय जो है वो भी कॉमन होगा, मंत्रालय कॉमन। इज इट क्लियर? बाकी डेटा की बात करें तो ये डेटा आप लोगों के पास से ही है कि भैया पीएम किसान में 11 करोड़ हो गए, है ना, केसीसी में 7.75 करोड़ हो गए, एमएसपी में मूल्य सुरक्षा हो गई, है ना, सिंचाई कवरेज का लगभग 55% तक विस्तार हो गया। तो ये तो तीन कॉमन पॉइंट होगा। उसके बाद महत्व कॉमन हो जाएंगे और चुनौतियां कॉमन हो जाएंगी। महत्व में 4-5 पॉइंट लिख दिए आप, 4 से 5 पॉइंट। चुनौतियों में 3 से 4 पॉइंट लिख दें और निष्कर्ष कॉमन हो जाएगा। तो मतलब आपको एक पेज भरने में केवल और केवल तीन चीजों को याद रखना है: सन, उद्देश्य और प्रावधान। फॉर्मेट क्लियर है किसी भी योजना का? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, मैं तो उद्देश्य से ही बना सकते हैं। क्लियर है? इज इट क्लियर? मैसेज को आप लोग ऑफ कर सकते हैं। तीन बिंदी होंगी आपके पास, नोटिफिकेशन को आप लोग ऑफ कर सकते हैं। मोर पे जाएं, तीन बिंदी पे जाएं और तीन बिंदी पे जाके आप कर सकते हैं। निष्कर्ष पे आ रहे हैं अभी, सुनील रावत आ रहे हैं निष्कर्ष पे, अभी इस पे आ रहे हैं। मैं कह रहा टाइम कम है ना थोड़ा सा, नहीं तो बताने के लिए बहुत सारी चीजें। तो योजनाओं को इस तरीके से लिखना है। अब इसमें आपको बहुत सारी योजनाएं होंगी। अब योजनाओं को एक लाइन में कैसे लिखें? अब ये तो ठीक है। अब मान के चलो भैया कृषि क्षेत्र की प्रमुख योजनाएं बता दो। अगर आपसे प्रश्न पूछ लें कि कृषि क्षेत्र की प्रमुख योजना बता दो, तो आप लोग क्या करोगे? तो अब हमें योजना एक लाइन में लिखनी होगी, तो अब तब कैसे लिखेंगे? ठीक है, एक लाइन में लिखनी है तो कैसे लिखेंगे उस पर बाद में आते हैं। सबसे पहले ये, और मैं आर्थिक समीक्षा के पॉइंट बता देता हूँ, एनहेंस कर देते हैं हम लोग थोड़ा सा। ठीक है। अब कृषि क्षेत्र में देख लो, तो पशुपालन, मत्स्य पालन और वानिकी का जीडीपी में 30% योगदान है। सिलेबस में है पशुपालन, मत्स्य पालन और वानिकी। सिलेबस की यूनिट 3 या 4 पढ़ना, वहां पे आपको पशुपालन, मत्स्य पालन और वानिकी मिलेंगे। भारत दूध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान में। मत्स्य उत्पादन की बात करें हम लोग, 175 लाख मीट्रिक टन। कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? कृषि और उससे रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं उसकी हम लोग बात करते हैं। तो पशुपालन, मत्स्य, अब जब किसानों की आय को बढ़ावा की बात करोगे कि किसानों की आय कैसे बढ़े, तो आप ये सलाह दोगे कि भैया किसान फसल के साथ साथ पशुपालन को बढ़ावा दें, पशुपालन करें, मत्स्य पालन करें, वानिकी करें, ताकि उनकी आय बढ़े। यही ना सलाह दोगे? यही सलाह दोगे ना आप लोग? ठीक है। उसके बाद भारत जो है वो दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। मत्स्य उत्पादन में 175 लाख मीट्रिक टन का अनुमान है 2023। अब एग्रो फूड प्रोसेसिंग, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। अब हमने क्या किया, क्योंकि हम लोग भारत हाईटेक की ओर आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे किसान समृद्ध होते जा रहे हैं। तो अब हमें किसानों की आय बढ़ाने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वैल्यू चेन को सुदृढ़ीकरण करना, इसे और स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। फूड प्रोसेसिंग, हमें
टमाटर से सॉस बनाना पड़ेगा, हमें आलू से आलू की चिप्स बनाने पड़ेंगे, हमें आटे से ब्रेड बनाना पड़ेगा, ताकि किसानों की आय बढ़े, ताकि किसानों की आय बढ़े। मतलब फूड प्रोसेसिंग जो है, एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग को, इसको बढ़ावा देना होगा। मतलब कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देना पड़ेगा, ताकि किसानों की आय बढ़े, किसानों की आय दुगनी हो। ये पूरा एक टॉपिक है हमारे पास, हमने आप लोगों ने कल पढ़ा भी होगा, रिवाइज भी किया होगा। अच्छा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का महत्व क्या होंगे? वही महत्व होंगे भैया, एग्रीकल्चर सेक्टर का विकास होगा, किसानों की आय बढ़ेगी, फसलें खराब नहीं होंगी, उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा, ग्राहकों की, तो चीजें वही हैं, है ना। अब भविष्य की दिशा क्या है? दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। जब मैं अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास में भी आप लोगों को बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हर चीज का समाधान, किसानों की आय बढ़ाने का, कृषि प्रसंस्करण को बढ़ाने का, वैल्यू एडिशन करने का, फसल विविधीकरण, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड। आपको केवल परंपरागत फसल नहीं उगानी है। अब जब भी आप किसी चीज का समाधान बताएं, किसी सेक्टर में किसी भी प्रॉब्लम का समाधान बताएं, इस पॉइंट को लिखना ही लिखना है, फसल विविधीकरण। मतलब धान गेहूं से अब दाल तिलहन बाजरा की तरफ जाओ भैया। अब तिलहन की स्थिति देखो तो बहुत कम प्रोडक्शन हो रहा है हमारे यहाँ पे, और हम खाद्य तेल को आयात कर रहे हैं, खाद्य तेल को हम लोग आयात कर रहे हैं। तो फसल विविधीकरण द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर। जब तक आप फसल विविधीकरण, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ावा नहीं दोगे, तब तक आप किसानों की आय नहीं बढ़ा पाओगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पाओगे। आपने क्या किया? आपने धान और गेहूं की फसलें बो बो के उर्वरता शक्ति को नष्ट कर दिया। जल की कमी हो गई। क्यों? क्योंकि ये पानी पीती हैं और ज्यादा फसल खाती, एक जैसा आपने फसल चक्र यूज किया, फसल पैटर्न एक जैसा यूज किया, इसके कारण उर्वरता शक्ति लगातार नष्ट होती गई, जिससे उत्पादकता धीरे धीरे अपने आप कम होती गई। इसलिए हमें फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना है। हमें धान के बाद दालें बोनी है, तिलहन बोनी है, ताकि नाइट्रोजनीकरण की क्रिया भी होती रहे, उर्वरता शक्ति भी बनी रहे, और किसानों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य भी मिले, फेयर प्राइस भी मिले। अब हमें आगे बढ़े डिजिटल कृषि की ओर। ये समाधान है, ये समाधान है। मतलब भविष्य की दिशा क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है? तो आपके आंसर में अगर ये पॉइंट आ गए, मतलब आपने आर्थिक समीक्षा को ऐड कर दिया। सॉल्यूशन तो काफी सारी है, कॉमन सॉल्यूशन तो हम लोग देखेंगे, पर उसके अलावा क्या है, जैसे आर्टिफिशियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन, रिमोट सेंसिंग। कृषि स्टार्टअप पढ़ा आप लोगों ने? कृषि स्टार्टअप वाला टॉपिक पढ़ा? तो कृषि स्टार्टअप जो है वो किस पे बेस्ड है? इसी पे तो बेस्ड है, एआई बेस्ड है। देख रहा है भैया आपके में कितनी नमी है, कितना सूखा है, कितना पानी देना है, कितना कीटनाशक छिड़कना है, कितना उर्वरक छिड़कना है, कब कौन सी फसल बोनी है, कब फसल को काटना है, कब फसल को उगाना है, कब मौसम बेईमान होगा। ये सारी जानकारी किसके माध्यम से? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रिमोट सेंसिंग, इनके माध्यम से तो दे रहे हैं। उसी के माध्यम पे वो आपको सलाह दे रहे हैं। ये आगे की कृषि, वे फॉरवर्ड यही है कि डिजिटल कृषि को हम लोगों को बढ़ावा देना होगा, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन, रिमोट सेंसिंग का यूज करेंगे हम लोग। तो ये समाधान में हम लोग कहेंगे, है ना, यूनिट 3 में ना। यार आप किसी का माइक ऑन है यार, प्लीज यार ऑफ कर लो। शीतल ढिंडोरे। तो ये वे फॉरवर्ड है, ये मतलब आर्थिक समीक्षा के की पॉइंट्स हैं, क्योंकि अब आर्थिक समीक्षा आप लोग पढ़ने वाले तो थे नहीं, तो मैंने कहा मैं निकाल के ले आता हूँ। क्लाइमेट, मोर इंपोर्टेंट। अब हमें ऐसी फसलों को बढ़ावा देना है, हमें ऐसी कृषि को बढ़ावा देना है जो सूखा और बाढ़ से निपट सके। क्यों? क्योंकि मौसम अनुकूल है, तब तक तुम्हारा खरीफ फसल का उत्पादन बढ़ रहा है। पर जिस दिन मौसम अनुकूल नहीं होगा, उस दिन क्या करोगे? दिस इज द रीजन। आप लोगों को नोटिस किया होगा, हम लोग मोटे अनाज को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, जिसे आप लोग श्री अन्न बोल रहे हैं। मोटे अनाज सूखा रोधी होते हैं, बाढ़ रोधी होती है, बाढ़ आ जाए कम से कम प्रोडक्शन बना रहेगा और किसानों की आय बढ़ी रहेगी। तो क्लाइमेट रेजिलेंट खेती को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। और वैश्विक निर्यात विस्तार, ब्रांडिंग और क्वालिटी कंट्रोल, अच्छा क्वालिटी की चीजों का हम लोग विस्तार कर रहे हैं, ब्रांडिंग कर रहे हैं। ये तो मतलब 4 पॉइंट है, ऐसे अपन 1000 पॉइंट लिख सकते हैं, परंतु जो आर्थिक समीक्षा में लिखा हुआ है वो ये 4 पॉइंट है कि ये फसल विविधीकरण, डिजिटल कृषि, क्लाइमेट रेजिलिएंट खेती और वैश्विक निर्यात विस्तार को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है। तो
ये 100 डाटा याद रख लो। कृषि वृद्धि दर भैया 2024-25 में कितनी अनुमानित है? 3.8%। जीडीपी में योगदान कितना है? 16%। आबादी निर्भर कितनी है? 46%। खरीफ उत्पादन कितना हुआ? 16 से 47 लाख मीट्रिक टन। कृषि निर्यात कितना हुआ? $53 बिलियन। कृषि निर्यात वृद्धि दर कितनी रही है? 11.6% रही है। किसानों की आय में वृद्धि कितनी है? 5.23% प्रति वर्ष से। और पशुपालन मत्स्य योगदान कितना है? 30%। तो अब इस डेटा को एक जगह लिख डालो, इस डेटा को एक जगह कोने में लिख डालो, यूज कर लेना अपने हिसाब से, जहां यूज हो, इंट्रोडक्शन में यूज कर लेना, मेन फैक्ट्स में यूज कर लेना। हो गया? इसको एक बार रिवाइज कर डालो, एक बार रिवाइज कर डालो। क्लियर है? तो कैसे डेटा को निकालना है और कैसे चीजों को डाल इंप्रूव करना है, अभी हमने बस इतना से देखा। ठीक है, हम बना दो, क्योंकि 1 घंटे के आसपास हो जाते तो नींद आने लगती है थोड़ी सी। नींद तो नहीं आ रही है आप लोगों को? क्लासेस थोड़ी सी लंबी चलेंगी, क्योंकि 1 घंटा इज नॉट इनफ फॉर आंसर राइटिंग, स्ट्रेटजी और वगैरह वगैरह। बढ़िया, चाय पी लो, कोई दिक्कत नहीं है, हंसते खेलते पढ़ लो। मैं पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा प्रभु, आपसे विनम्र निवेदन है, मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, बट आप लोग खुद लिखने की आदत डाल लो थोड़ी सी। और साथ ही साथ आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते चलना। ठीक है? तो आप दोनों चीजों को कर लें तो आपका काम हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ऐसी मोटिवेशन। आज का टारगेट कंप्लीट करोगे ना तुम लोग? आज का टारगेट कंप्लीट करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना? वेरी गुड। जब तक मत सोना जब तक आज का टारगेट कंप्लीट ना हो जाए। आज तो करना ही है। और जिन लोगों ने टारगेट कल कंप्लीट किया उनके लिए तालियां बजा दो एक बार। जिन लोगों ने कल टारगेट कंप्लीट किए उनके लिए विशेष तालियां। ये बहुत बड़ी बात है कि 45 में से एक दिन आपने टारगेट कंप्लीट कर ली, और आज हिंदी भी कर ली। वेरी गुड, शाबाश। शानदार तालियां, क्योंकि ना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। टारगेट अच्छे खासे हैं, बड़े बड़े टारगेट्स हैं। क्योंकि वो रिवीजन करना है तो आप लोग कर ही लोगे, है कि नहीं? आप लोग कर ही लोगे। बहुत बढ़िया। छंद कर लिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये हो गया आपका एग्रीकल्चर डेटा। अब आपसे इंट्रोडक्शन, कॉमन इंट्रोडक्शन, एग्रीकल्चर रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास आएंगे। तो 10 मार्कर में आप इंट्रोडक्शन कैसा दोगे? क्योंकि 7 मार्कर में तो बहुत आसान है, एक लाइन का इंट्रोडक्शन देना होता है। 7 मार्कर में कितने लाइन का? एक लाइन का। ठीक है? तब आप लोग देखें कि आप कैसे आपको इंट्रोडक्शन देना है ना। ओहो, कहाँ पहुंच गए अपन? ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या है? भारत जैसे विकासशील देश में कृषि केवल आजीविका का साधन नहीं है, लिवलीहुड का मात्र इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बल्कि बैकबोन ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ये क्षेत्र लगभग आधी आबादी को रोजगार देता है, 46%। आधी की जगह 46% डाल दो तो और इंट्रो मजबूत हो गया। और जीडीपी में 16% का योगदान देता है तो और मजबूत हो गया। साथ ही कृषि खाद्य सुरक्षा, पोषण, निर्यात और ग्रामीण विकास का प्रमुख आधार है। ये इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर नहीं होगा तो आप भूखे मर जाओगे। खाद्य सुरक्षा, पोषण, निर्यात और ग्रामीण विकास का प्रमुख आधार है। तो एक कॉमन इंट्रो आपने तैयार कर लिया, मतलब जिसमें डेटा भी आ जाए और मेहनत भी आपने बता दिया। तो जब भी आप लोग कहीं भी कृषि रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए,
कृषि रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, अब इसको थोड़ा चेंज कर देना, कृषि मूल्य नीति या तो ये कृषि मूल्य नीति के एस्पेक्ट में लिख देना, कृषि स्टार्टअप के मामले में आए तो उसके एस्पेक्ट में लिख देना, पर इंट्रोडक्शन इसी तरीके से बनेंगे, ठीक है। अब जैसे ही तीसरा देखो, आर्थिक समीक्षा और नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कृषि भारतीय व्यवस्था का सबसे स्थिर और लचीला क्षेत्र है। अभी पढ़ के आए अपन, कोविड के बाद सबसे स्थिर और लचीला क्षेत्र, ये मैंने नहीं कहा, ये आर्थिक समीक्षा और नीति आयोग ने कहा। इस तरीके से अब आर्थिक समीक्षा को कोड कर सकते हो बीच में। जलवायु परिवर्तन, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, मूल स्तर से जिस चुनौती के बीच भी ये जीडीपी, ये क्षेत्र जीडीपी, निर्यात और किसानों की आय में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जीडीपी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, निर्यात में भी और किसानों की आय में भी। तो इस तरीके से आप अपने इंट्रोडक्शन बना भी सकते हो कई सारे। तो हर एक टॉपिक के, जैसे मूल्य वर्धन है, तो हर एक टॉपिक के इंट्रोडक्शन एक जगह लिख लो, एक जगह, फिर देखो तुम्हारी आंसर राइटिंग कितनी इनहेंस होती है, एक जगह लिख डालो, ठीक है। अब इसके बाद निष्कर्ष क्या होगा? स्पष्ट है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, स्पष्ट है कि ये सरकार की योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु चुनौतियां भी घेरी हैं। आवश्यक है सरकार फसल विविधीकरण, डिजिटल कृषि, जलवायु सैन कृषि और वैल्यू चेन, ये देखो, ये चार के चार पॉइंट, चार के चार पॉइंट हमने कहां से उठाए? आवश्यक है कि सरकार फसल विविधीकरण, डिजिटल कृषि, जलवायु सहनशील कृषि और वैल्यू चेन सुदृढ़ीकरण पर ध्यान केंद्रित करे। ये चार के चार सुझाव हमने कहां से उठाए? आर्थिक समीक्षा से उठाए। इसलिए मैंने कहा था वो चार शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, सुझाव देने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, निष्कर्ष लिखने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तभी कृषि क्षेत्र के किसानों की आय बढ़ने के साथ साथ खाद्य सुरक्षा और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आत्मनिर्भर, फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आई आप लोगों को कि कैसे हम लोगों को निष्कर्ष पे काम करना है? वेब फॉर्मेट में लिखे थे, बिल्कुल सही बात है। हाँ, जिनके शो नोट्स होंगे उनको कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं, लिखने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है कि अब सतत विकास दृष्टिकोण से हम लोग देखें, भारत की खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण जीवन यापन सीधे कृषि से जुड़ा हुआ है कि हमारी फूड सिक्योरिटी क्या होगी और ग्रामीण जीवन यापन क्या होगा। यदि कृषि को सतत तकनीकी सक्षम पर्यावरण अनुकूल बनाया जाए तो केवल किसानों को खुशहाली देगी, बल्कि सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में भी योगदान देगी। इसको तो दिमाग में बिठा ही लें, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति निष्कर्ष लिखने में बहुत कारगर सिद्ध होगा, बहुत जगह कारगर सिद्ध होगा, ठीक है। अब भारत जब 2047 विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब कृषि क्षेत्र की भूमिका अत्यंत निर्णायक हो जाती है। कृषि क्षेत्र को हटा दो तो सेवा क्षेत्र की भूमिका अत्यंत निर्णायक हो जाती है, उद्योग क्षेत्र की भूमिका अत्यंत निर्णायक हो जाती है, राजकोषीय नीति की भूमिका अत्यंत निर्णायक हो जाती है, बजट की भूमिका अत्यंत निर्णायक हो जाती है। समझ लो, तो जब भारत 2047 विकसित राष्ट्र बनने की ओर दिशा में आगे बढ़ रहा है तो कृषि क्षेत्र की भूमिका अत्यंत निर्णायक हो जाती है। आधुनिक तकनीक, नवाचार, निवेश और समावेशी नीतियों के माध्यम से कृषि को मजबूत बनाना ही विकसित भारत 2047 का आधार बनेगा। तो अगर आपको विकसित भारत 2047 के प्रेफरेंस में जाके निष्कर्ष लिखना है तो आप इस तरीके से निष्कर्ष लिख सकते हैं। क्लियर है? अभी दिमाग के धागे खुलने स्टार्ट हो जाएंगे और 45 दिन तक आते आते दिमाग के धागे बहुत ज्यादा खुल जाएंगे आप लोगों के। देन यू विल सी कि आपके अंदर चेंजेस आए हैं और आप चीजों को लिख पा रहे हैं। एक बार थंब बना दो, आपकी प्रेजेंस दिखनी चाहिए, एक मोटिवेशन के साथ बैठो यहाँ पे। इसलिए मत बैठो कि कोर्स ले लिया है ना, इनरोल हो गए, आ गए हैं तो पढ़ लो। ठीक है, आता तो हमको सब कुछ है, हम तो बस दो तीन चीजें सीखने के लिए आए। हम तो सब जानते हैं, हमने 4 मेंस लिखे हैं, हमने 5 मेंस लिखे हैं, हमारे तो इंटरव्यू कॉल भी हैं। ये चीज के लिए मत आओ, आओ तो शून्य बन के आओ, जीरो बन के आओ, फिर देखो कि चीजें बदलेंगी, है कि नहीं? चीजें बिल्कुल बदलेंगी, शून्य बन के आओगे तो बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। चलिए, तो इस चीज के भावना से आओगे तो बहुत मजा आएगा। और मैं एक चीज आपसे फिर वादा चाहता हूं कि आप ये इंश्योर करो कि आप 45 दिन टारगेट कंप्लीट करोगे ही करोगे, चाहे कुछ हो जाए। नींद 1 घंटे की कम कर देना।
पर मुझे एक इंश्योरिटी चाहिए, मैं रोज आपसे पूछूंगा, पिंच करूंगा। आप ऐसे कितने लोग हैं जो केवल आंसर राइटिंग के लिए बेच ज्वाइन कर लिए, टारगेट कंप्लीट नहीं करना चाहते? बहुत सारे लोग ऐसे होंगे। बट मैं ये चाहता हूं कि आप टारगेट कंप्लीट करो, 10 दिन में परिवर्तन देखना आप, 10 डेज में, 20 तारीख से लेके 30 तारीख तक आप एक मोटिवेशन, सॉरी, आप एक परिवर्तन देखना कि 10 दिन में आपने कितना टारगेट कंप्लीट कर दिया। यू कांट बिलीव, क्या तुम खुद से इतना नहीं कर पाते? यू कांट, बट आप कर दिखाओगे 10 दिन में। राम राम सारा ने 45 दिन वाला चैलेंज सुना है ना तुमने? तो 45 दिन वाले चैलेंज में ये दूसरा दिन है जब आपको अपने एफर्ट्स लगाने हैं। हाँ, इंग्लिश में कुछ नहीं है, इसी को ट्रांसलेट कर देना, इंग्लिश में हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। इंग्लिश में मैं अवेलेबल करा दूंगा, कुछ नहीं है। इसी को ट्रांसलेट कर देंगे ना तो इंग्लिश में हो जाएगा वो। गूगल ट्रांसलेशन जिंदाबाद। ठीक है, तो इसी तरीके से डेली टारगेट कंप्लीट करना है, मैं रोज परेशान कर दूंगा आप लोगों को। चलो, अब कृषि क्षेत्र में, अब देखो, जब भी कृषि क्षेत्र की समस्या पूछे, कोई भी क्वेश्चन आए तो इनको दिमाग में बिठा लो। अब देखो, अपने सिलेबस में अपन ने क्या क्या देखा? अपन ने अभी सिलेबस देखा था, तो सिलेबस कहाँ है अपना? ये है, ठीक है। अब प्रश्न आया, प्रमुख फसलों के समक्ष चुनौतियां आ जाए, गेहूं की फसल हो, धान की फसल हो, बाजरे की फसल हो, इनके समक्ष चुनौतियां आ जाए। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ लें, फसल पैटर्न के समक्ष चुनौतियां क्या है, हम क्यों फसल पैटर्न नहीं अपना पा रहे? किसी भी समक्ष के चुनौतियां जाए, घटती उत्पादकता, किसान संकट, मौसम, किसी के भी समक्ष आ जाए, ठीक है, तो उनको हम लोग एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चंस, ये कॉमन पॉइंट है। सबसे पहला दिक्कत हमारी है मानसून पे निर्भरता। अगर मानसून अच्छी हुई, अब देखो कैसे लिखना है, अब लिखने का तरीका भी यहां समझ लेना, है ना? ये देखो, अगर आपके पास 7 मार्कर में प्रश्न पूछा, लिखने के दो तरीके होते हैं। 7 मार्कर लिखने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। 7 मार्कर में प्रश्न आया, कोई भी एक प्रश्न आया, हम लोग प्रश्न भी उठा लेंगे धीरे धीरे, आप क्लासेस लोगे तो चीज समझ में आएगी। आपने इंट्रो लिखा 1 लाइन का, अब आपके पास पॉइंट्स है कितने? 7 से 8, हालांकि इनमें तो आप कितने भी लिख सकते हो। तो आपने यहाँ पे लिखी जो भी समस्याएं चुनौतियां हैं, आपने यहाँ पे लिखी। उसके बाद आपने 1 2 3 4 5 ये लिखा। ये मानसून पर निर्भर था, अधिकांश खेती वर्षा पे आधारित। एक लाइन में ही आपका पॉइंट खत्म हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ये शॉर्ट में एक लाइन में एक पॉइंट को कैसे खत्म करें, मतलब सब हेडिंग के साथ डिस्क्राइब कैसे करें, सब हेडिंग के साथ डिस्क्राइब कैसे करें एक लाइन में। पहला तरीका तो ये हो गया कि मानसून पर निर्भरता, मतलब हम लोग डिपेंडेंट है किस पे? मानसून पे। फिर खेतों का छोटा आकार, फार्मर्स लैंड जो है वो छोटे साइज, स्मॉल साइजेस ऑफ लैंड, ठीक है, या स्मॉल साइजेस ऑफ लैंड, हाँ ठीक है। औसत जोत का आकार घट रही है। सिंचाई की कमी, अभी भी लगभग आधा क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है। क्यों? क्योंकि 55% हम लोग प्राप्त कर पाए हैं। तो यहाँ पे डाल दो कि 45% क्षेत्र अभी वर्षा पर निर्भर है। सिंचाई की कमी है, किसानों की आय कम है, उत्पादन लागत अधिक है, कर्ज बढ़ रहा है, ठीक है, कर्ज और ऋणग्रस्तता किसानों पे साहूकारों में, बाजार व्यवस्था की कमजोरी, मंडियों में बिचौलिए हैं। तो मैं बता रहा था, ये दो तरीके हैं। ये आपने 7 पॉइंट यहाँ पे लिख दिए, इस तरीके से डिस्क्राइब कर दिए, ठीक है। फिर आपने अन्य करके लिखे यहाँ पे, अन्य करके 1 2 3 4 5 6 7 8 और निष्कर्ष के साथ आपने खत्म कर दिया। एक ये तरीका है। दूसरा, आप चल कीवर्ड्स लिख दें, माता का आशीर्वाद वर्षा के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो दोनों ही तरीके बढ़िया हैं। जब भी 7 मार्कर आए तो आप अपने आंसर में डाइवर्सिटी रखें। पहला तरीका क्या है कि आप हेडिंग लिखे और एक लाइन में ही डिस्क्राइब करें, तो लगभग 7 8 पॉइंट डिस्क्राइब हो जाएंगे। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है? केवल हेडिंग हेडिंग लिख दें, 8 इस तरफ लिख दें और 8 इस तरफ लिख दें, 16 हेडिंग होगी। तो दोनों ही तरीके कारगर हैं। जब ये तरीका कहीं यूज कर लो तो अगली बार में ये तरीका यूज कर लेना, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है कॉमन है, इनको एक पेज पे लिख डालना। जैसे एमएसपी का सीमित कवरेज, फसल विविधीकरण की कमी, आ गया ना इसी पॉइंट पे, इसी को तो बढ़ावा देना है हम लोगों को। डिजिटल कृषि की कमी, सूखा रोधी फसलों को नहीं उगाया जाना, कृषि प्रसंस्करण का अभाव,
आप कृषि प्रसंस्करण मतलब एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग का अभाव हो रहा है, उससे दिक्कत क्या आ रही है? वैल्यू एडिशन में कमी हो रही है। फिर स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज और स्टोरेज की कमी है, ठीक है, ये भी बड़ी दिक्कत है। कृषि लागत बढ़ना, उर्वरक बीज डीजल महंगे होते जा रहे हैं लगातार। कीट एवं रोग प्रबंधन की समस्या, क्योंकि हमारे पास आधुनिक तकनीक नहीं है। जलवायु परिवर्तन, सूखा, बाढ़, चक्रवात आ रहे हैं जिसके कारण फसल खराब हो रही। मिट्टी की उर्वरता में कमी, क्योंकि रासायनिक खादों का, फर्टिलाइजर्स का, केमिकल फर्टिलाइजर का हम लोग लगातार यूज कर रहे हैं, जिससे मिट्टी जो है वो नॉन फर्टाइल होती जा रही है। ठीक है, तकनीकी ज्ञान की कमी, किसानों तक आधुनिक कृषि की पहुंच नहीं है। क्रेडिट और बीमा की अपर्याप्तता, आप लोग देखो फसल बीमा योजना है जरूर, परंतु बीमा कितना मिल रहा है? 3-4 हजार रुपए, भुगतान देरी से हो रहा है। कृषि सप्लाई चेन की क्षमता, खेत से बाजार तक उनके प्रोडक्ट पहुंच ही नहीं पा रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं पहुंच पा रहा है अच्छे तरीके से, जिसके कारण उन्हें बिचौलियों को सामान बेचना पड़ रहा है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा, नीति संगति, मूल्य नीति, निर्यात नीति में बार बार बदलाव हो रहे हैं, और किसानों का पलायन युवाओं से कृषि विमुख। मतलब मैंने 20 कॉमन समस्या बता दी। अब आप अपने हिसाब से इनको कहीं भी कैसे भी यूज कर सकते हो, इनको कहीं भी कैसे भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको जब लगे जैसे लगे आप इनको यूज कर डालो। अब देखना, मैं आपको बता देता हूं कहाँ यूज और कैसे यूज होंगी, ठीक है। चलिए, अब देखो कैसे हम लोग कर सकते हैं इसको, एक एग्जाम्पल के तौर पे। अगला क्वेश्चन है, ये देखो, भारत में कृषि के समक्ष प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करो, ठीक है। भारत में कृषि की प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय व्यवस्था में कृषि के योगदान को स्पष्ट करो। क्या होगा कृषि का योगदान? वही रोजगार, वो मैं उत्पादन पकड़ो, उत्पादन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी, और उसके बाद किसानों की आय बढ़ेगी, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी, नहीं तो मर जाओगे, भुखमरी, सतत विकास लक्ष्य, पूरे पॉइंट हो गए। बाद में कृषि की चुनौतियों का वर्णन करो। जितनी सारी चुनौतियां मैंने आपको बता दी, 20 चुनौतियां आपको बता दी, और भी लिख सकते हैं। इन चुनौतियों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, जितनी भी चीजें उद्देश्य, जितनी भी चीजों के कृषि मूल्य नीति के उद्देश्य, तो इनके जो उद्देश्य हैं, जितनी भी चीजों के उद्देश्य हैं, इन सबके उद्देश्य भी लगभग लगभग कॉमन होंगे। क्या उद्देश्य होंगे सबके? ऑब्जेक्टिव क्या है, कोई मुझे बताएगा? आप क्या टाइप करके बताओगे मुझे कि क्या ऑब्जेक्टिव होंगे? क्या ऑब्जेक्टिव होंगे आप लोग बताओगे मुझे? कोई भी नीति आई एग्रीकल्चर रिलेटेड, वही किसानों की आय में वृद्धि करना, कृषि क्षेत्र का विकास करना, कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना, यही ना उद्देश्य होंगे सभी के। तो ये उद्देश्य, ये सब जगह एक जगह कॉमन लिख डालो, सभी के उद्देश्यों को एक जगह 20-25 पॉइंट में कॉमन लिख डालो। अब एग्रीकल्चर मूल्य नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या होगा? मूल्य में स्थिरता लाना, ठीक है। भारत में कृषि निर्यात की स्थिति और महत्व बताइए। क्या महत्व होगा भैया? कृषि निर्यात की स्थिति और महत्व बताइए। निर्यात की स्थिति क्या है? $53 बिलियन, 11% वृद्धि दर, यही पढ़ के आए अभी हम लोग। तो आपने स्थिति बता दी, और महत्व क्या बताओगे आप? ये क्वेश्चन आर्थिक समीक्षा के जो टॉपिक है उस पर बने हुए हैं, महत्व सबके कॉमन होंगे। अब इनको आप रटने जा रहे हो। निर्यात होगा तो उससे क्या फायदा होगा? किसानों की आय बढ़ेगी, किसानों का समृद्धि आएगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा। निर्यात होगा तो विदेशी मुद्रा भंडार आएगा, फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा ना हमारा, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, राजकोषीय घाटा कम होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। तो ये महत्व हो गए। अब इनको मैं रटने के लिए, अब मुझे बताओ कि इन क्वेश्चन को रटने के लिए कौन से नोट्स पढ़ने की जरूरत पड़ी मुझे? हाँ, कृषि निर्यात की डेटा याद किया मैंने, राष्ट्रीय कृषि नीति के उद्देश्य, प्राकृतिक खेती के लाभ क्या होंगे, कॉमन सेंस वाली बात है। तो क्या तुम्हें नोट्स पढ़ने की जरूरत पड़ेगी? अब इसमें पड़ेगी। एक रीडिंग मेरे हिसाब से पर्याप्त है। उसके बाद आप खुद सक्षम हो जाओगे पढ़ पढ़ के, रिवाइज करके, कि आप अपने मन से चीजों को लिख पाए। समझ में आई ये वाली बात?
भारतीय कृषि का बहुआयामी योगदान पर स्पष्ट कीजिए। दिस इज द क्वेश्चन। एक लाइन में आंसर लिखा हमने कहां पे, 7 मार्कर में। एक पॉइंट है उसको डिस्क्राइब किया, बी एक पॉइंट है उसको डिस्क्राइब किया एक लाइन में। परंतु जब 10 मार्कर का प्रश्न आएगा तो इंट्रो बकायदा 3 लाइन का होगा, 3 से 4 लाइन का, और फिर बकायदा हर एक पॉइंट को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे 2-3 लाइन में। ठीक है। भारतीय कृषि की चुनौतियां और सरकार के किए गए प्रयासों का मूल्यांकन करिए। सरकार के प्रयास एक साथ याद कर लेना। सरकार के प्रयास एक साथ 20 योजना याद कर लेना, संस्थागत, नीतिगत और योजनागत, और उन्हीं को हर एक में चिपका के आना है, हर एक में चिपका के आना है जो आपको मिले। चलो अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान घटने के अनुपात के कारण प्रभाव बताइए। क्यों घट रहा है? क्योंकि सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है, सीमांत कृषकों की संख्या बढ़ती जा रही है। चलिए, कृषि सुधार हेतु संस्थागत नीतिगत प्रयासों की विवेचना करिए। फसल बीमा योजना का आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए। कृषि क्षेत्र में डिजिटलीकरण के महत्व को और प्रभाव को विवेचना करिए। अब ये क्वेश्चन आपके नोट्स में है क्या कहीं? क्या जो आपने कल नोट्स पढ़े थे उनमें ये क्वेश्चन कहीं मेंशन है क्या? मैं आप लोगों से आंसर चाह रहा हूं। ये देखो, ये लिख दिए इन्होंने। ये कौन है? शिखा द्विवेदी। शिखा, क्लास स्टूडेंट हो क्या तुम? एक डेढ़ लाइन कंट्रोल होना चाहिए 7 मार्कर में। शिखा डेफिनेटली संभावना है कि क्लास स्टूडेंट होंगी ये, है ना? बस इसलिए तुमने इतने सारे पॉइंट लिख डाले आंख बंद करके। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 पॉइंट लिख डाले सिखाने। मैं समझा रहा हूँ, आ रहा हूँ, है ना? स्कीम्स कहाँ से करें? नोट्स होंगे ना आपके पास प्रभु। आप जिससे जहां से तैयारी कर रहे होंगे वहां से आपने की होंगी ना चीजें। मैं समझ गया था, क्योंकि 19-20 पॉइंट आंख बंद करके लिख देना, मतलब ऐसे बना के लिख देना, मतलब ठीक है, क्लास ली तुमने। आ जाओ। तो अब आते हैं मुद्दे पे वापस। सरकार के प्रयास में आप लोगों को बता देता हूँ एक बार पूरे, है ना? ये रहे पूरे प्रयास। एक एक लाइन में प्रयासों को कैसे लिखना है, एक लाइन में प्रयासों को कैसे लिखना है। जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य, नीतिगत प्रयास में लिखा न्यूनतम समर्थन मूल्य। किसानों को मूल्य सुरक्षा देना, किसानों को मूल्य सुरक्षा देने। तो एक लाइन में अगर आपको डिस्क्राइब करना हो योजना को, कल क्वेश्चन क्या आया? क्वेश्चन प्रश्न पूछा कि कृषि क्षेत्र की चुनौतियां एवं सरकार के प्रयास बताएं। अब आपके पास जगह तो कम है और आपको कंटेंट भी देना है ठीक ठाक। अच्छा, वो उत्कर्ष वाली वीडियो देखी कल सभी लोगों ने? उत्कर्ष वाली वीडियो देखी? एक बार बता दो, क्योंकि कल मैं बता चुका हूं उसमें कि नंबर ऑफ पॉइंट्स क्यों ज्यादा है। कितने लोगों ने देखी कल? कितने लोगों ने देखी? समझ में आया? वो बेसिक है, वो जनरली मैं वहां से स्टार्ट करता हूं, पर चूंकि वो रिकॉर्डेड है तो एक क्लास बचाने के लिए मैंने कहा कि आप वहां से देख लो। वो 0.5 मार्क्स का जो डिफरेंस है, जो देख चुके पहले उनके लिए नहीं, जो नहीं देखे, क्योंकि उन्हें पता तो चले कि आंसर राइटिंग करनी कैसी है। तीसरी टाइम भी देख ली, वेरी गुड। तो जिन लोगों ने नहीं देखी थी उनसे फिर निवेदन है, एक बार उसे जरूर देख लें, जरूर देख लें। वो मस्ट वॉच वीडियो है। मस्ट वॉच वीडियो मतलब मस्ट वॉच, उसे तो देखना ही है। ठीक है। चलिए, तो अब योजना आ गई। अब योजना को डिस्क्राइब कैसे करोगे, प्रयास कैसे बताओगे? तो चुनौतियां आप लिख दिए इस तरफ, 1 2 3 4 5 6 चुनौती लिख दी, और यहाँ पे आपने सरकार के प्रयास लिखे। तो जब भी आप सरकार के प्रयास लिखें तो आपको इसी तरीके से डिस्क्राइब करना है। ठीक है। दूसरा, राष्ट्रीय कृषि नीति, सतत और लाभकारी कृषि का लक्ष्य, सस्टेनेबल एंड प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर का टारगेट है हमारा। नई कृषि नीति ड्राफ्ट बना था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान 2023, सस्ते दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। कृषि निर्यात नीति, कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना, एमएसपी को सुनिश्चित करने के लिए। अब योजनागत प्रयास ही इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, कोष्टक में लिखना डेट इसकी, कोष्टक में लिखना इसकी डेट।
6,000 रुपए वार्षिक आय सहायता। देखो एक लाइन में किसी योजना को कैसे लिखा जाता है, एक लाइन में एक शब्द में किसी योजना को कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिख सकते हैं 6,000 रुपए वार्षिक सहायता। प्रावधान को ऐसे लिख सकते हैं की पॉइंट में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल हानि पे बीमा कवर, फसल हानि पे बीमा कवर। डिस्क्रिप्टिव तो आपको पढ़ना ही है, पर इन योजनाओं को जब एक जगह लिख लोगे तो कोई भी चुनौतियां आए, कहीं भी प्रॉब्लम आए, कहीं भी समस्या आए, एक पेज पे समस्या लिख डालो, एक पेज पे उपाय लिख डालो और एक पेज पे योजनाएं लिख डालो, तो तुम देखो तुम्हारे कई आंसर इजीली बनने लगेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998, सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराना, संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हर खेत पानी, हर खेत तक पानी पहुंचाना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मिट्टी की गुणवत्ता सुधार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ताल तिलहन खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जिसे रफ्तार योजना भी बोलते हैं 2017 के बाद से, कृषि अवसंरक्षण और नवाचार को मतलब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, फल सब्जी फूल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, परंपरागत कृषि विकास योजना, जैविक खेती को प्रोत्साहन करना, क्यों, क्योंकि मृदा लगातार कमजोर होती जा रही है, ई नाम, राष्ट्रीय कृषि बाजार और डिजिटल प्लेटफॉर्म, दुनिया भर की मंडियों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ देना, दुनिया भर की मंडियों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ देना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए, क्योंकि गांव जुड़े आएंगे शहर से तो कृषि उत्पाद तुरंत आसानी से पहुंच पाएंगे शहरों तक, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, पशुपालन सुधार, नील क्रांति योजना, मत्स्य पालन के लिए, राष्ट्रीय डेयरी योजना, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, संस्थागत प्रयासों की बात करें तो भारतीय खाद्य निगम, खाद्यान्न भंडारण, हम लोग बोल रहे हैं स्टोरेज, आप लोग पढ़ रहे होंगे स्टोरेज वगैरह, तो वो ये भारतीय खाद्य निगम, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि अनुसंधान और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए, तो कृषि स्टार्टअप वगैरह वाले जो पॉइंट है वहां पे लिख पाओगे। नाबार्ड की बात करें तो ग्रामीण ऋण और कृषि वित्त के लिए, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की बात करें तो कृषि नीति और योजनाओं का संचालन करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय बीज निगम, उच्च गुणवत्ता बीज उपलब्ध कराना, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, कृषि उत्पादकों की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए, अपेडा की भी स्थापना करिए, कृषि लागत मूल्य आयोग की भी स्थापना करिए, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास नाबार्ड बैंक की भी स्थापना करिए, तो मतलब आपके पास संस्थागत प्रयास हो गए, नीतिगत प्रयास होगा और योजनागत प्रयास हो गए। अब किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, ठीक है, उसमें आपको लिख देना है भारत सरकार के द्वारा, अब मेरी बात सुनो, जो भी योजना आएगी, चाहे वो 7 मार्कर में आए, चाहे वो 11 मार्कर में आए, उसका निष्कर्ष आप इसी को लिखोगे, उसमें उसका निष्कर्ष इसी को लिखोगे, ये कॉमन निष्कर्ष है किसी भी योजना का, किसी भी योजना का एक कॉमन निष्कर्ष है कि भारत सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्र को आधुनिक, लाभकारी और निर्यात उन्मुख बनाने के लिए अनेक नीतिगत, योजनागत या संस्थागत प्रयास किए गए। अगर योजना है तो लिखना योजनागत प्रयास किए गए, अगर नीति पूछी तो लिखना नीतिगत प्रयास किए गए, और अगर कोई संस्था पूछी तो लिखना संस्थागत प्रयास किए गए। इन पहलों का उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना, उत्पादन और उत्पादकता को सुधारना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत, जो उद्देश्य है वो आप लिख देना। क्लियर है? तो ये कॉमन निष्कर्ष जो है वो आप किसी भी योजना, किसी भी नीति में और किसी भी संस्था में लिख सकते हो। ठीक इसी तरीके से उद्योग हो गया, उसी तरीके से सेवा क्षेत्र की चीजें भी हो जाएंगी। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले डेफिनेशन सारों की एक जगह लिख लेना है, चुनौतियां, परेशानी, समस्या एक जगह लिख लेना है, उपाय एक जगह लिख लेना है और योजना एक जगह लिख लेना है। फिर आप लोग देखो 30 योजनाएं हो गई, आप बताओ क्या आप अपने आंसर आइटम के भी 30 योजनाओं को लिख पाओगे? 30 प्रयासों को कभी नहीं लिख पाओगे। आपको केवल नाम नाम तक लिखना है, बस केवल नाम नाम तक लिखना है आपको, इतने में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं, ये जो चीजें हैं आपकी, वो ये चीजें क्लियर करेंगी कि कैसे आपको चीजों को समराइज करना है, एक साथ करना है, उस सिलेबस को जल्दी कंप्लीट कर लेना है। ठीक है। पीएम धन्य धान्य कृषि योजना 2025 100 डिस्ट्रिक्ट में लेके आ गए। टारगेट के साथ कहीं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करेंगे तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। बाकी अगर आपने कहीं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, आप कहीं और किसी तरीके से पढ़ रहे तो उसके मैं जवाबदेही नहीं हूं, मैं उसका जवाबदेही नहीं हूं।
ठीक है, इस चीज को बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना। मैं ये प्रोग्राम तब लेके आया हूं, ये प्रोग्राम मैं तब लेके आया हूं जब मुझे ये इंश्योरिटी मिले। अरे ये पीडीएफ सेंड करेंगे भैया, मुझे अब ये इंश्योरिटी आप लोगों की तरफ से मिले कि आप 45 दिन मेरे टारगेट के हिसाब से पढ़ोगे, और जो आज टेस्ट रहेगा इकोनॉमिक्स का आपका, तो उसके हिसाब से आप आंसर करोगे। ठीक है, तो मैं ये लेके आया हूं। आप कहीं और टेस्ट सीरीज जा रहे हैं तो मैं ये गारंटी नहीं लेता हूं कि क्या है। हाँ, आप आंसर राइटिंग क्लास ले लो, फिर आप आंसर राइटिंग क्लास ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ये 45 दिन का तुम्हें फिर बता दूं, 25 का प्रोग्राम लाने का कोई इरादा नहीं था, कोई इंटेंशन नहीं था, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ही बेच पे फोकस करते हैं, सामर्थ्य चल रहा था, तो उसी पे फोकस कर रहे थे। पर 25 वालों की डिमांड बहुत ज्यादा आ गई। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आई कि सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, चीजें कवर नहीं हो पा रही हैं, मोटिवेशन डाउन होता जा रहा है, ऐसे मैसेजेस बहुत ज्यादा थे। तो मुझे लगा कि आवश्यकता है तुम लोगों को एक एनर्जेटिक टाइमिंग की, तुम्हारी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए बहुत जरूरत थी। दिस इज द रीजन कि फिर हमने एक प्लान किया, क्या कि अब ये 45 दिन का लेके आए ये सारी। ठीक है, तो ये 45 दिन में हम बहुत सारी चीज सीखने की कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई अवर बेस्ट। नहीं, 45 दिन से पहले क्या होगा, कांट पॉसिबल, इट कांट पॉसिबल। तो अब ये क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन देखते रहना, जब भी आप लोग पढ़ाई करें संभावित प्रश्न जरूर देखते रहें। क्यों? क्योंकि यही आपको एक दिमाग प्रदान करेगा कि आपको करना कैसे है। ठीक है, यही आपको प्रदान करेगा। जैसे भार, अब ये पूरे क्वेश्चन है, 2 मार्कर है। कृषि की परिभाषा दीजिए, ये तो नहीं आएगा। कृषि के व्यवसायीकरण से आप क्या समझते हो? कमर्शलाइजेशन जो होता है वो क्या है? कृषि को लाभ का धंधा बनाना, कृषि को जीवन निर्वाह नहीं करना बल्कि लाभ का धंधा बनाना। ठीक है, तो आते हैं ये क्वेश्चन देख लेना। भारत में योगदान, योगदान आप लोगों को बता दिए हैं मैंने, क्या क्या योगदान है, आपके अपने पास नोट्स हैं, आप उन नोट्सों में देख भी रहे होंगे। किसी के समक्ष चुनौतियों और सरकार द्वारा किए गए प्रयास का मूल्यांकन करिए। तो चुनौतियां लिखोगे आप 1 पेज में, और प्रयास लिखोगे 1 पेज में। प्रयास कैसे लिखोगे? इसी तरीके से प्रयासों को आपने 3 भागों में बांट दिया, नीतिगत, संस्थागत, योजनागत। एक प्रयास उसका डिस्क्रिप्शन, एक प्रयास उसका डिस्क्रिप्शन, जिससे नंबर ऑफ पॉइंट्स ज्यादा लिखे जा सके। ठीक है, कृषि सुधार हेतु संस्थागत और नीतिगत प्रयासों की विवेचना करिए। आंसर कंप्लीट हो गया। फसल बीमा योजना का आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए। 10 मार्कर का प्रश्न है, चलो इसकी फॉर्मेटिंग देखते हैं। हर एक की नहीं बता पाऊंगा क्योंकि समय बहुत कम है। आप लोगों के विचार आमंत्रित हैं कि इसकी फॉर्मेटिंग क्या होनी चाहिए। ये 2 पेज में आपको इसको आंसर लिखना है, ये 2 पेज आपके पास है, इसको आपको आंसर लिखना है। ये 2 पेज में आप इसके आंसर को किस तरीके से डील करेंगे, आप लोगों के विचार आमंत्रित हैं कि सर ये होना चाहिए। ये 2 पेज हो गए, चलो आ जाओ, देख लेते हैं हम आप लोगों से। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन डाल देंगे भैया, आपके लिए डाल देंगे। लिखने का टारगेट कब से मिलेगा? मैं समझा नहीं, लिखने का टारगेट का क्या मतलब है? इंट्रोडक्शन कितनी लाइन का होगा? इंट्रोडक्शन कैसे बनाओगे? भारत का जीडीपी में योगदान, भारत के किसी क्षेत्र का जीडीपी में योगदान 16% है, तथा 46% जनसंख्या कृषि पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। चूंकि भारत की अधिकांश कृषि मानसून पर निर्भर है, जिसके कारण मानसून की प्रतिकूलता कृषि को विपरीत रूप से प्रभावित करती है। प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री कृषि फसल बीमा योजना लेके आए। क्लियर है? 3 लाइन में। ठीक है, उसके बाद अब देखो, अब जब इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, मेरी बात सुनो।
जैसे अगर ये योजना 7 मार्कर में आती तो मैं क्या लिखता, एक लाइन में इंट्रोडक्शन। अगर ये योजना 7 मार्कर में आती तो एक लाइन में इंट्रोडक्शन लिखता, एक लाइन। ठीक है, हो सकता है मैं साइड में बॉक्स बनाता, हो सकता है मैं साइड में बॉक्स बनाता, यहां लिखता मैं प्रारंभ कृषि मंत्रालय, मंत्रालय, नोडल मंत्रालय और लाभार्थी। कब लिखता ये चीजें, जब मेरे पास कंटेंट होता। फिर मैं यहाँ पे उद्देश्य लिखता और यहाँ पे मैं प्रावधान लिखता और यहाँ पे आलोचनात्मक मूल्यांकन कर देता। क्लियर है? ये मैं कब करता, ये एक ही लाइन में लिखता मैं तब जब मेरे पास 7 मार्कर को, तो निष्कर्ष के साथ में खत्म कर देता। आलोचनात्मक मूल्यांकन में अच्छाई और बुराई दोनों लिखी जाती। ये मैं कब करता, जब मेरे पास 7 मार्कर में पेज होता। इज इट क्लियर? और टू दी पॉइंट लिखता, डिस्क्राइब नहीं करता, बर्डिंग नहीं करता, उसकी डिस्क्राइब नहीं करता मैं और बर्डिंग नहीं करता। पर अब मेरे पास भर के लिखने का समय है। अब मेरे पास क्या है भैया, आ जाओ नीचे आ जाते थोड़ा सा। अब मेरे पास 2 पेज हैं। पहले पेज में मैंने इंट्रोडक्शन लिखा कि हम कोई योजना क्यों लेके आते हैं, भारत कृषि प्रधान देश है, प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा वगैरह वगैरह, मैंने 3 लाइन में, 1 2 3 लाइन में मैंने लिखा। फिर मैंने लिखा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत इतनी तारीख को, जो भी फरवरी 2016 रही होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से प्रारंभ की गई। अब सोचो, जिस चीज को मैं एक बार में ऐसे लिख सकता था, प्रारंभ फरवरी 2016, इसको मैं ऐसे लिख सकता था, उसको मैंने 3 लाइन में क्यों लिखा, वाई दिस, मैंने उसको 3 लाइन में क्यों लिखा, बताओ। जिसे मैं प्रारंभ देश करके, जैसे 7 मार्कर में मैं इसको ऐसे लिख रहा था, 7 मार्कर में होता तो मैंने इसको ऐसे लिखा था, तो मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि 10 मार्कर में भाषा देना है, लैंग्वेज देना है, उसे स्पेस कवर करना है और लैंग्वेज देनी होती। बिल्कुल सही बात है। अब देखो 10 मार्कर में दिक्कत नहीं थी। अब मुझे बताओ, ये हमने हमने लिखा कि इतने डिस्क्राइब हमने इसे किया, तो पढ़ने में कैसा लग रहा है ये, आप खुद आंसर करें। आप लिखते प्रारंभ और आपने लिखा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इतने इतने को किया, तो अंतर आया। आप खुद आंसर पढ़ने में देखो तो देयर इज अ डिफरेंस। प्रभावी लग रहा है, अच्छा लग रहा है, पढ़ने में बढ़िया लग रहा है, लिंक हो रहा है, निबंधात्मक रूप पे आप लोग जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो यही अंतर आपको थोड़ा सा सीखना है, समझ में आ जाए, वर्ड लिमिट आपकी कंप्लीट हो जाए, आपको बहुत सोचना ना पड़े। स्पेस है तुम्हारे पास, तुम्हें डिस्क्राइब करना है 10 मार्कर में। हम लोग गलती क्या कर देते, कई लोग यही गलती कर देते हैं। अब यहीं पे ये चीजें हो गई। उसके बाद आपने लिखा लाभार्थी कौन है भैया, नोडल मंत्रालय। इस योजना की शुरुआत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से लिखना है ना। फिर आपने बताया उद्देश्य, आपने बताया प्रावधान, प्रावधान को डिस्क्राइब करें कि ये योजना प्राकृतिक आपदा से राहत देने का कार्य करती है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को विभिन्न प्रकार की प्रीमियम राशि जमा करना होता है। खरीफ की फसल के लिए प्रीमियम राशि 2.5%, 1.5%, रबी की फसल के लिए प्रीमियम राशि 2.5% तथा बागवानी फसलों के लिए 5% है। तो ये सारे प्रावधान आपने लिखे। अब आलोचनात्मक मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, कि आपको अच्छाइयां बुराइयां दोनों लिखनी है। तो अच्छाई क्या है, फायदा क्या है, अब मैं कह रहा हूं रटने की जरूरत नहीं है। फायदा क्या है, अगर मुझे मेरी फसल खराब होने के बाद, मेरी फसल खराब हो गई और मुझे बीमा मिल जाए,
बीमा मिल जाए तो क्या फायदा होगा इससे? भैया, मैं ऋणग्रस्तता से बच जाऊंगा, मुझे ऋण लेना नहीं पड़ेगा। बीमा मिल गया तो दोबारा मैं निवेश कर पाऊंगा, आत्महत्याएं कम हो जाएंगी, ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं मिलेगा, दिक्कत है ब्याज कुचक्र, इनमें नहीं फंसेंगे। नुकसान क्या है? समय पे बीमा नहीं मिल रहा, बीमा भुगतान जो है, जो दावा आपके का निपटारा नहीं हो पा रहा, कम बीमा मिल पा रहा है, ठीक है। सभी लोग इसके लिए अवेयर नहीं है, सभी लोग अवेयर नहीं है। अभी न्यूज आई थी ना, 3,000 रुपये बीमा मिला, बताओ क्या मतलब हुआ 3,000 रुपये का? तो आपने मूल्यांकन कर दिया। अब जब मूल्यांकन आप करोगे तो बड़ा डिस्क्रिप्टिव करके करोगे, है ना, बढ़िया एक पॉइंट लिखोगे यहाँ पे, उसका डिस्क्राइब करोगे, फिर दूसरा पॉइंट लिखोगे, उसका डिस्क्राइब करोगे, तीसरा लिखोगे, डिस्क्राइब करोगे। तो मतलब ये है कि हम जो एक पेज लिख रहे थे, एक पेज में आपने प्रावधान लिखे, उद्देश्य प्रावधान हो गए, दूसरे पेज में आप लिखोगे आलोचनात्मक मूल्यांकन। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कृषि के क्षेत्र में किसानों को ऋणग्रस्तता से बचाने के लिए तथा उनकी आय को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका आलोचनात्मक मूल्यांकन निम्नलिखित है। फिर आपने लिखा भैया उसका महत्व, ठीक है, मतलब फायदा क्या है, उसको डिस्क्राइब किया, फिर आलोचना के 3-4 बिंदु डिस्क्राइब किए, और फिर निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या है? विभिन्न चुनौतियों के बावजूद भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान सिद्ध हुई, जिसने न केवल कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दिया, अपितु किसानों को ऋणग्रस्तता और कर्ज के चक्र से दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, ठीक है। वही दूसरी ओर ये योजना किसानों की आय में वृद्धि या किसानों की आय को दुगना करने में भी सहायक सिद्ध हो रही है। तो इस तरीके से हम 2 पेज में इसको लिख डालेंगे। सीमांत कृषकों की पहुंच नहीं, है ना। हाँ, सकारात्मक नकारात्मक पक्ष करके लिख सकते हैं। तो ये आपकी इस योजना का मतलब फॉर्मेटिंग वगैरह है, हम लोग इस तरीके से इसको देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, मतलब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे क्या लिखा है। अब कृषि क्षेत्र में डिजिटलीकरण के महत्व और प्रभाव का विवेचना करिए। क्या महत्व होगा डिजिटलीकरण का? अरे यार, किसान को सही सलाह मिलेगी, अच्छे बीज मिलेंगे, अच्छे उर्वरक मिलेंगे, सिंचाई साधनों का विकास होगा, उनकी इनकम बढ़ेगी, किसान अपनी मंडियों में सीधे फसल बेच पाएंगे, बिचौलिए हट जाएंगे, आधुनिक कृषि को बढ़ावा मिलेगा, डिजिटल कृषि को बढ़ावा मिलेगा, पूरे महत्व होगा जो अभी हम लोग पढ़ के आए। प्रभाव का विवेचना करिए, कोई जरूरत है रटने की? नहीं है, ठीक है। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को फिर मैं एक समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग को लगता है कि नोट्स में जो लिखा है वहां से सीधे प्रश्न बनेंगे, ऐसा नहीं है। आप सोच रहे हैं कि कृषि मूल्य नीति के उद्देश्य बताइए, कृषि मूल्य नीति के महत्व बताइए, बन जाएंगे कुछ कुछ जगह बन जाएंगे, पर आप ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ने की आदत डाल लो ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि क्वेश्चन सीधे ही आते हैं एग्जाम में। ठीक है। अब एक फसल, किसी भी फसल के क्षेत्र को कैसे लिखेंगे आप लोग, इसकी आंसर राइटिंग देख लेते हैं। किसी भी फसल के क्षेत्र को लिखने का सिंपल सा तरीका ये है कि आपके पास इंट्रोडक्शन हो, फिर वृद्धि की शर्तें आप लोगों को पता है क्या क्या होती हैं, किसी भी फसल की वृद्धि की शर्तें क्या है, वही टेम्परेचर क्या है, वर्षा, मिट्टी, ये 3 पॉइंट लिखोगे आप लोग। उसके बाद आप लिखोगे प्रमुख उत्पादक जिले या राज्य, जो भी आपसे पूछे, प्रमुख उत्पादक राज्य। अगर आपको उत्पादन याद है तो आप बिल्कुल उत्पादन लिखें। मोटे मोटे अनाजों का मतलब, मोटे मोटे इंपॉर्टेंट 5 से 6 अनाज हैं, इनके उत्पादन आप याद कर लेना, एक जगह लिखना, एक बॉक्स बनाना, यहाँ लिखना गेहूं का प्रोडक्शन 2024-25 में, ठीक है, सोयाबीन का, धान का,
तिलहन का, दलहन का, तो इनको एक जगह बॉक्स में आप सभी के प्रोडक्शन को लिख लेना। आ, आज ही लिख लेना। ठीक है। तो उत्पादन, प्रमुख राज्य लिखिए, उत्पादन लिखिए। उत्पादन लिखने के बाद आपको प्रमुख राज्य हो गए, उत्पादन हो गए। उसके बाद उत्पादन वृद्धि के कारण क्या है, उत्पादन वृद्धि के कारण क्या है ना, तो इसको लिख देते हैं, मैं नीचे बता दूंगा। मान के चलो किसी भी फसल का वितरण आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे, चाहे गेहूं का पूछें, चाहे वो उसका पूछें आपसे, तो ये पूछेंगे ही पूछेंगे, ये आते ही है, प्रश्न आता ही है। ठीक है। तो गेहूं, धान, बाजरा, इसका वितरण बताओ भारत में। तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना है कि वे ये फसल है, ऐसी ऐसी फसल है ये। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज आपको लिखना है कि वृद्धि की शर्तें क्या हैं। वृद्धि की शर्तों में तापमान आता है, टेम्परेचर आता है, सोइल आती है, मिट्टी आती है, वर्षा आती है। साइड में एक मैप बनाना है, साइड में आपको एक मैप बनाना है। तो आपने जैसे ही मैप बना दिया, ठीक है, तो मैप बनाने के बाद आप क्या करोगे, फिर आप यहाँ पे लिखोगे भारत का स्थान, पर्टिकुलर उसके उत्पादन में, पहला है, दूसरा है, तीसरा है। फिर आप लिखोगे उत्पादन कितना हुआ है। उत्पादन के बाद आप लिखोगे उत्पादक राज्य, उत्पादक राज्य, राज्य में आप एक दो तीन लिख दोगे। ठीक है। फिर आप लिखोगे वितरण, वितरण में भौगोलिक क्षेत्र लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं, भौगोलिक क्षेत्र। जैसे मध्य प्रदेश में मालवा का पठार, विंध्य क्षेत्र, सतपुड़ा क्षेत्र। और अगर आप भारत में हैं तो भारत में 11 मतलब भौगोलिक क्षेत्र देख, मतलब जो भौगोलिक क्षेत्र है, उनको देख लेना कि दक्कन का पठार है, मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र, तो आप उसके हिसाब से इसको देख लेना कि वितरण कहाँ कहाँ किस किस एरिया में। कई बार आपसे पूछते हैं कि कम उत्पादकता के कारण क्या है या ज्यादा उत्पादकता के कारण क्या है। तो कम उत्पादकता के कारण सेम है, वो सीमांत कृषक होना, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार न होना, अच्छे बीज उर्वरक नहीं होना, अच्छे कृषि तकनीकों का अभाव। ठीक है। वो सारे पॉइंट है। परंपरागत दृष्टिकोण अपनाना, वो सारे पॉइंट है। मानसून पर निर्भरता, कम उत्पादकता के कारण, सब में सेम लिखना है। ठीक है। अधिक उत्पादकता के कारण पूछे तो इसके अपोजिट कर देना, इसका अपोजिट कि भैया अच्छे बीज उपलब्ध होने लग गए, मानसून प्रतिकूल नहीं रहा, मानसून अनुकूल रहा, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ है, 49% से बढ़ के 55% तक हम लोग पहुंच गए। तो इस तरीके से कॉमन चीजें लिखना है। क्लियर है। और साइड में आपको क्या करना है, एक मैप बना देना है। तो ये जब भी कोई फसल आपसे पूछे उसका फॉर्मेट ये होना चाहिए, और इसी फॉर्मेट पे आप उसका आंसर लिखेंगे। ठीक है। जब भी कोई प्रश्न आपसे पूछे तो इसी फॉर्मेट में आपको आंसर लिखना है और इसी पे आप आंसर लिखेंगे। क्लियर है सभी को। हाँ, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के कंपोनेंट्स भी डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हो, ये कॉमन चीजें। मेरे पास समय नहीं है, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं। अगर मैं पढ़ाता इकोनॉमिक्स तो मैं वो बहुत सारी चीजें बता देता, पर इट्स अ मेंटरशिप क्लास, तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। मैं ये मान के चल रहा हूँ आप लोगों ने पढ़ रखा है, आपको सब पता है, हम लास्ट की तैयारी में बस धार दे रहे हैं, है कि नहीं। हाँ, मेरी क्लासेस डेली होगी। जैसे अब साइंस वाला पोर्शन आएगा तो वो सुजीत सर बहुत अच्छी आंसर राइटिंग बताते हैं उसकी, है ना। तो सुजीत सर उसकी आंसर राइटिंग बताएंगे साइंस वाले पोर्शन की। बाकी मेरी क्लासेस तो चल ही रही है, और वो तो आप लोग इसमें जुड़े हुए हो। बाकी जो बेचेस चल रहा है उसमें डेली क्लासेस हो रही हैं, सामर्थ्य वगैरह में इकोनॉमिक्स एथिक्स वगैरह पढ़ाते रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं उसमें। चलिए, तो क्लियर है ये सारी चीजें। ऐसे बहुत सारे ये क्वेश्चंस को देखते रहना, है ना। अब देखो, फसल पैटर्न से होने वाले लाभ को बताइए, क्या लाभ होगा फसल पैटर्न से। अब मेरे को नहीं लगता इसको याद करना है। मिट्टी की उर्वरता शक्ति अच्छी हो जाएगी, मिट्टी में नमी अच्छी हो जाएगी, उत्पादन में वृद्धि होगी, उत्पादन वृद्धि होगी तो किसानों को लाभ होगा, फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा, निर्यात में वृद्धि होगी। कितने आसानी से पॉइंट लिख दिए। फसल पैटर्न से जुड़ी समस्याएं क्या है, वही अच्छे बीज नहीं है, अच्छे उर्वरक नहीं है, अच्छे सिंचाई साधन नहीं है, सीमांत कृषक हैं, छोटे छोटे खेतों का जोत का आकार छोटा छोटा है। फसल पैटर्न की जुड़ी समस्या क्या है, वही जो अभी बता के आ रहा हूं मैं तब से। उर्वरता शक्ति नष्ट होती जा रही है। समाधान क्या है, वही जो योजनागत नीतिगत संस्थागत प्रयास देखे थे। फसल पैटर्न पर सरकार नीतियों के प्रभाव का समालोचनात्मक प्रभाव बताइए। समालोचना था मतलब सरकार नीतियों का क्या प्रभाव पड़ा, बता दो।
ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, ये क्वेश्चन कहीं भी उठा के देखो, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट कनेक्टिविटी। ठीक है। हाँ, मोनोक्रॉपिंग पैटर्न, बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आया हो तो एक थंब बना दो। ठीक ठाक लंबी क्लास हो गई है, और अच्छी बात है कि तुम लोग झेल भी रहे हो। वो कल क्लास नहीं हुई थी तो मैंने कहा कि आज क्लास ले लेते हैं। एक बात मैं बता दूं, खासकर 2025 वालों को, बीच बीच में फील होगा तुम्हें कि यार टाइम बर्बाद हो रहा है, ये 1 घंटे आधे घंटे की क्लास नहीं लेना चाहिए, और खुद का पढ़ लेना चाहिए, ज्यादा पढ़ लोगे। मैं तुम्हें स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दूं, मैं तुम्हें स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दूं कि तुम लोग 2 घंटे में कुछ अलग से नहीं उखाड़ पाओगे, पर यहाँ पे कोई ऐसी बात बता दी जाएगी जो तुम्हें लॉन्ग टर्म में तुम्हारे एग्जाम में काम आ जाएगी। कई बार हमें ये फील होता है कि यार हम इससे अच्छा कर लेंगे, हमें तो सब आता है, ये फॉर्मेटिंग हमें आती है, हमें ये चीज आती है, हमें वो चीज आती है, हमें सब आता है, हम 3 3 मेंस लिख चुके हैं, ये सब दिमाग में हमारे आता है। पर आई रिपीट अगेन, कई बार बीच में छोटी सी हल्की सी ऐसी बात बता दी जाएगी कि आपको आइडिया भी नहीं लगेगा, और वो बहुत कारगर सिद्ध होगी एग्जाम में। तो जब भी आप यहाँ पे आए, तो ये चीज देख के आए, सोच के आए कि आप जीरो हैं थोड़े से, क्योंकि इससे फायदा यही होता है ना, ये लास्ट वाला पेज है कि किसी भी फसलों को कैसे लिखना है, क्या लिखना है। ठीक है। तो मैंने बता दिया योजनाएं कैसे लिखनी है, मैंने बता दिया समस्याएं कैसे लिखनी है, चुनौतियां कैसे लिखनी है, प्रयास कैसे लिखने हैं, मैंने आर्थिक समीक्षा का डेटा आप लोगों को बता दिया। ठीक है। तो आप लोग ये इंश्योर करें कि आप क्लासेस डेली जरूर लेंगे। आ, टेस्ट पेपर लिखना तो चाहिए, हालांकि हम लोग खुद आज एक टेस्ट देंगे ना शाम को। चलिए, उम्मीद है समझ में आया होगा। आज आप आज के टारगेट कंप्लीट करें, जी जान लगा दें, जो भी कर सके वो करें, बट आपको अपने टारगेट्स कंप्लीट करना है। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि आप टारगेट्स कंप्लीट करें, रिवाइज प्रॉपर करें। रिवीजन कैसे करना है वो भी मैंने आपको आज बता दिया है, कि रिवीजन कैसे करना है, क्या करना है। ओके। चलिए, ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।